मिश्रा परिवार के सदस्य जयपुर में जन्मदिन के भोज के रद्द होने के कुछ घंटों बाद कहीं नजर नहीं आए। शहर के ज्यादातर नागरिकों को मिश्रा परिवार के गायब होने की परवाह नहीं थी। फिर भी वे इस बारे में कभी कभी बातें करते थे। इस बीच भोज के मेहमान इस बात से वाकिफ थे कि वे आर्यन मेहरा के साथ उलझने का जोखिम नहीं उठा सकते। आखिरकार वह इतना ताकतवर था कि उसने अशोक मिश्रा को झुकने पर मजबूर कर दिया था। पापा, ये सब क्या हो रहा है? विराट चौहान ने अपने पिता के साथ घर जाते वक्त पूछा। वह घटनाओं के अचानक बदलाव से हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि आर्यन मेहरा मारा जाएगा। न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मिश्रा परिवार को जयपुर से भगा भी दिया गया था। ये कैसे मुमकिन है? शिवाजी चौहान ने डांटते हुए कहा, तुझे हर बात में दखल देने की आदत छोड़नी होगी। अब से मल्होत्रा परिवार और आर्यन मेहरा से कभी पंगा मत लेना। अगर तू उस शख्स की नाराजगी मोल लेगा जो आर्यन के पीछे है, तो तेरा खेल खत्म समझ। मुझे यकीन है कि आर्यन जैसालमेर के सबसे प्रभावशाली शख्स से जुड़ा है, क्योंकि राणा के अलावा कोई भी सूर्यभान सिंह को मिश्रा परिवार की रक्षा करने से नहीं रोक सकता था। पापा, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे आर्यन को छोड़ देना चाहिए? विराट ने निराशा में चिल्लाकर कहा। अगर तू ये मूर्खता नहीं छोड़ेगा, तो मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तू चौहान परिवार को बर्बाद करे। एक ही रात में आर्यन का नाम जयपुर के परिवारों में दूर दूर तक फैल गया। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा परिवार के बाकी लोगों के साथ शहर के बाहरी इलाके में अपने परिवार के घर की ओर जा रहा था। कैलाश मल्होत्रा को कभी भी मल्होत्रा परिवार का अहम सदस्य नहीं माना गया था। परिवार के जिम्मेदार लोगों ने उसे जाने के वक्त एक बंगला तक देने की जहमत नहीं उठाई थी। जब वह अनजली के साथ परिवार शुरू करने जा रहा था, तो उसे सिर्फ एक दूसरी श्रेणी के रिहायशी इलाके में एक फ्लैट दिया गया था, जबकि सबसे कम दर्जे के सदस्यों को भी परिवार शुरू करने पर एक बंगला और एक ऑडी दी जाती थी। अंदर आओ, अनजली ने दरवाजा खोलते ही पीछे मुड़कर कहा। अगर आर्यन का रसूख न होता, तो वह उसे अपने साथ घर लौटने की इजाजत कभी न देती। सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। विडंबना ये थी कि अब आर्यन की चीजें कहीं नजर नहीं आती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी इस परिवार का हिस्सा ही नहीं था। आज रात तुम यहीं रुकोगे? अनजली ने सोफे पर बैठते हुए आर्यन की आंखों में देखकर कहा। अब जाओ, मेरे लिए एक बाल्टी पानी लाओ, मुझे अपने पैर धोने हैं। जैसा कि वह सालों पहले थकान के बाद करती थी, उसने आर्यन को नौकर की तरह ऑर्डर दिया। क्या सिर्फ तुम ही थकी हुई नहीं हो? आर्यन ने पानी की बाल्टी लाने के बजाय सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या ये सचमुच सोचती है कि मैं इसकी बात मानूंगा? बिल्कुल नहीं। अनजली ने अपनी सास की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। आर्यन, क्या मैंने खुद को साफ नहीं बताया? तुरंत मेरे लिए एक बाल्टी पानी लाओ ताकि मैं अपने पैर धो सकूं। जानती हो क्या, तुम मुझे अपने पैर धोने के लिए पानी लाते हुए सिर्फ अपने सपनों में देख सकती हो। आर्यन ने तंज कसते हुए जवाब दिया। क्या ये सचमुच सोचती है कि मैं 3 साल पहले वाला इंसान हूं? उस वक्त उसने सारी बेइज्जती और ताने इसलिए सहे थे ताकि वह कियारा मल्होत्रा का एहसान चुका सके, जिसने उसे बचाया था। लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, अनजली उसे हल्के में ही लेती थी। बल्कि वह और सख्त होती गई, हर दिन उसके पैर धोने की मांग करती थी। आर्यन, ये क्या रवैया है? अनजली गुस्से से अपने स्थान से उछल पड़ी और बोली। क्या तुम्हें होश है? तुम मेरी बात मानने से इनकार कैसे कर सकते हो? आर्यन अब वह कमजोर इंसान नहीं था जो कुछ साल पहले था। इसलिए अनजली अपने सास के इस बदले हुए रवैये से हैरान थी। अब मैं तुम्हें मुझसे फायदा उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। आर्यन का बात को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। कियारा ही एकमात्र वजह थी कि उसने अभी तक अनजली को खत्म करने के लिए किसी को नहीं भेजा था। गुस्से से भरी अनजली चीख पड़ी। तुम्हें अपने तौर तरीके सुधारने चाहिए और खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं तुम्हें हमारे साथ घर लौटने दे रही हूं। क्या तुम मेरे लिए कोई नई धमकी नहीं ला सकती?
क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ रहना पसंद है? अगर कियारा ना होती तो मैं यहाँ कदम भी न रखता। लगता है तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ। क्या तुम्हें ये घर छोटा लगता है? तुम इतने आत्मविश्वास से भरे क्यों हो जब तुम बाहर निकलने के बाद अपने लिए रहने की जगह भी नहीं जुटा सकते? वह बस किसी प्रभावशाली शख्स का कुत्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह खुद उतना ताकतवर है। मैं उसे अपनी सत्ता को चुनौती देने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, वह तो बस एक कमजोर इंसान है। हेलो, मैं जब चाहूं जयपुर के सबसे शानदार रिहायशी इलाके और पड़ोस में जगह हासिल कर सकता हूं। अनजली को लगा कि यह एक और मजाक है, जबकि आर्यन सच बोल रहा था। मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि सबसे शानदार रिहायशी इलाके में एक फ्लैट लेने में कितना पैसा लगता है? सबसे सस्ता फ्लैट भी कम से कम 10 लाख में पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास 10,000 भी हैं? नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? ज्यादातर वक्त उसे पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लोग देश के लिए उसकी सेवाओं की वजह से महान आसुरा का खुले दिल से स्वागत करते थे। जब तुम्हारे पास 10,000 भी नहीं है, तो झूठ बोलना बंद करो। अब जाओ और मेरे लिए पैर धोने की बाल्टी लाओ, वरना मेहरबानी करके घर से बाहर निकल जाओ। 3 साल पहले जब वह ऐसी धमकी देती थी तो ये हमेशा काम कर जाता था, लेकिन इस बार उसकी धमकी के आगे झुकने के बजाय आर्यन ने अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ वाले शख्स को निर्देश दिया, मेरी ओर से 10 मिनट में सबसे शानदार बंगला मेरे नाम कर दो। हाँ, चलो आगे बढ़ो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा? देखते हैं कि 10 मिनट में तुम शानदार बंगले के मालिक बनते हो या नहीं। इसकी कीमत से क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट ही काफी हैं। मैं तुम्हें जल्द ही अपना ये बंगला दिखाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें 20 मिनट देती हूं, अगर 10 मिनट कम पड़ जाएं। मुझे दिखाओ कि तुम सबसे शानदार बंगला कैसे हासिल करते हो। अनजली ने आर्यन को और उकसाया। उसे यकीन था कि यह एक और झूठ है, क्योंकि उसका सास पाए पाए को मोहताज था। जयपुर के सबसे शानदार रिहायशी इलाके में रहने के लिए ऊंचे तबके के लोगों को सिर्फ पैसों से ज्यादा की जरूरत होती है। सबसे सस्ता बंगला भी 10 मिलियन से ज्यादा का होता है। साधारण करोड़पति भी वहां बंगले नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ प्रभावशाली लोग ही उस पड़ोस में शामिल हो सकते हैं। उनमें से ज्यादातर बड़े संगठनों के जिम्मेदार लोग या शहर के राजनीतिक हस्तियां होती हैं। सुना है कि जैसालमेर के सोशलाइट्स का भी वहां पसंदीदा अड्डा है। 3 साल पहले किसी ने मुझे बताया था कि वहां सबसे शानदार बंगला लेने में 100 मिलियन से ज्यादा लगते थे। मुझे डर है कि पिछले 3 सालों में महंगाई की वजह से अब ये 300 मिलियन के आसपास होगा। आर्यन के पास उस रहस्यमयी शख्स की मदद से भी इतना शानदार बंगला लेने का कोई तरीका नहीं है। कोई भी अपने होश में ऐसा कमजोर इंसान के लिए इतना कुछ नहीं खरीदेगा। देखते हैं। आर्यन को अपनी सास से बहस करना समय की बर्बादी लगा। अगर कियारा इसके खिलाफ न होती तो वह उसे जयपुर के सबसे शानदार बंगले में जरूर ले जाता। चाहे वहां कोई भी रहता हो, उसे यकीन था कि वह उन्हें हटा सकता है, क्योंकि राणा भी उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। कियारा अब उन दोनों की बहस को और नहीं सह सकती थी। बस मुझे एक ब्रेक दो। मम्मी, आप कब शोर मचाना बंद करेगी और आर्यन के हमारे लिए किए गए एहसान की कद्र करना सीखेगी? क्या आप सचमुच उसे अपने पैर धोने के लिए कह रही हैं, जब उसने हमारे परिवार और मिश्रा परिवार के बीच के झगड़े को सुलझा दिया है? उसकी मां ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तू फिर उसका पक्ष क्यों ले रही है? अपनी मां को और सहन न कर पाने वाली कियारा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगर आपको कोई अपने पैर धोने के लिए चाहिए तो खुद क्यों नहीं कर लेती? फिर उसने आर्यन को पुकारा, मेरे साथ आओ। तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। क्या उसने मुझे अपने कमरे में साथ आने के लिए कहा? आर्यन को अपने भ्रम से बाहर निकलने में कुछ सेकंड लगे, क्योंकि उसे कभी भी कियारा के कमरे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी, यहां तक कि कुछ साल पहले उनकी शादी के बाद भी नहीं। उसने ज्यादातर समय सोफे या स्टोर रूम में बिताया था।
आज उसे हैरानी हुई कि कियारा ने उसे अपने साथ आने को कहा। कियारा, क्या तू पागल हो गई है? अंजलि सोफे से उछल पड़ी जब उसने अपनी बेटी की बात सुनी। उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर वह सोते वक्त तेरा फायदा उठाए तो मैं उसका फायदा कैसे उठाऊंगा? मैं उसका कानूनी पति हूं, तो अगर हम साथ सोए या कुछ और करें तो इसमें बड़ी बात क्या है? आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बीच में टोका। सच तो ये था कि 4 साल की शादी के बावजूद आर्यन ने कभी कियारा के साथ अपनी शादी को पूरा नहीं किया था। उसने तो उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। वो एक पूरी तरह स्वस्थ पुरुष था। फिर भी वो उसे जबरदस्ती अपने वश में करने के विचार के खिलाफ था। नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तू उसका पति है या नहीं। मैं तुझे उसके साथ सोने की इजाजत नहीं दूंगी। अंजलि ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कियारा ने आर्यन के साथ अपनी शादी को पूरा कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार अगर वह अब कुंवारी नहीं रही तो कियारा उसे दूसरा अमीर दामाद कहां से लाएगी? बस बहुत हुआ, वह आज रात मेरे कमरे में रहेगा। कियारा ने अपनी मां से बहस करने के बजाय आर्यन को कमरे में खींच लिया। इस बीच आर्यन हैरानी में था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे कियारा का हाथ पकड़ने का मौका मिला था। कैलाश, तुम कमजोर इंसान, क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे जब वह हमारी बेटी का फायदा उठाने वाला है? क्या तुम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करोगे? अंजलि अपने पति से झगड़ने लगी। उसके हैरान पति ने पूछा, तू शोर क्यों मचा रही है जब वे कानूनी पति पत्नी है? ऐसा तो नहीं कि वे कुछ गैरकानूनी कर रहे हों। वह अपनी पत्नी की सोच को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आर्यन उनकी बेटी का पति था। क्या बोला? मैं बस उसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये तो वक्त की बात है कि वे तलाक ले लेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वे अपनी जिंदगी साथ बिताएं। अपनी शक्ल और फिगर के साथ कियारा आसानी से दूसरा अमीर पति पा सकती है। मैं इस कमजोर को उसका भविष्य बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। कैलाश को आखिरकार अपनी पत्नी की मंशा समझ आई। बात को आगे बढ़ाने के बजाय उसने अपना दिन खत्म करने के लिए अपने कमरे में जाने का फैसला किया। अंजलि ने अपने पति को डांटा, कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए पैर धोने का पानी लाओ। जब दोनों लिविंग रूम में झगड़ते रहे, आर्यन का दिमाग कियारा के कमरे में उलझा हुआ था। उसे हैरानी हुई कि कमरे की हर चीज, फर्नीचर से लेकर कियारा की निजी चीजें तक, गुलाबी रंग की थीं। गुलाबी रंग की शौकीन कियारा ने कमरे में पहुंचते ही उसकी पकड़ ढीली कर दी। उसने गंभीर लहजे में चेतावनी दी, मैं तुम्हें अपने कमरे में रात बिताने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे रही हूं ताकि तुम मम्मी से और बहस न करो। तुम कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। अगर तुम सोते वक्त मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ सेकंड रुकने के बाद, कियारा ने अपनी चेतावनी को साफ कहा, मैं अपनी जीभ काट लूंगी और मर जाऊंगी। हालांकि अब उसे आर्यन की मौजूदगी से घिन नहीं थी, लेकिन वह अभी अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी उसे उनकी सस्ती डेट की याद आती, वो गुस्से से कांपने लगती थी। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और कुछ भी कोशिश करने से बचूंगा। आर्यन जरा भी परेशान नहीं था, उसे पहले से पता था कि वह कुछ ऐसा ही कहेगी। वह जल्दी में भी नहीं था। सस्ते हथकंडों पर भरोसा करने के बजाय उसे यकीन था कि भविष्य में वह उसके लिए खुल जाएगी। मैं महान आसुरा हूं, तो उसे जबरदस्ती अपने वश में करने जैसे नीच तरीके क्यों अपनाऊंगा? मैं तुम्हें अपनी एक अतिरिक्त चादर दूंगी। तुम मेरे बिस्तर के पास फर्श पर सो। उसने आर्यन की ओर एक चादर फेंकी और फिर अपने बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ गई, चेहरे पर संदेह भरा भाव लिए। आर्यन ने उसके सावधान रवैये पर सिर हिलाया। चादर को फर्श पर बिछाते हुए उसने सोचा कि अब सोने का वक्त हो गया है। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे कियारा की सांसें तेज होती सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अचानक अंधेरे कमरे में उसने पूछा, क्या तुम नहाने नहीं जाओगी? उसे पता था कि कुछ साल पहले उनकी शादी के बाद से ही कियारा को दिन में कई बार नहाने की आदत थी।
तब तुम चाहते क्या हो? आर्यन के सवाल से कियारा चौंक गई। वह पहले से ही एक कमरे में उसके साथ रात बिताने के विचार के खिलाफ थी। इसलिए ये शब्द सुनते ही उसे सबसे बुरा ख्याल आया। तुम्हें शांत होने की जरूरत है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं बस सोच रहा था कि तुम नहाए बिना क्यों सो रही हो, जब ये तुम्हारी रोज की आदत है। अगर मेरी मौजूदगी से परेशानी हो रही है तो मैं तुम्हारे नहाने के बाद लौट आऊंगा। ठीक है। उसने खुद को चादर से लपेट लिया और अंधेरे में अपने होंठ काटने लगी। जब आर्यन को लगा कि कियारा उसकी मौजूदगी से असहज है, तो चुप्पी छा गई। फिर से उन्हें एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि आर्यन गहरी नींद में सो गया है और उसने धीरे से पुकारा, आर्यन। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, जैसे वह सो रहा हो। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, आर्यन। कई बार कोशिश करने के बाद वह बिस्तर से उठी और अपने पजामे के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गई। आर्यन सही था, कियारा बिना नहाए सो नहीं सकती थी। अगर कमरे में वह न होता तो वह कब की नहा चुकी होती। बाथरूम में नल खोलते ही उसने नहाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बाथरूम के बाहर आर्यन ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। मुझे पता था, वह तब तक नहीं नहाएगी जब तक उसे यकीन न हो जाए कि मैं सो गया हूं। अपने विचारों के बीच में उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा सिर्फ फ्रॉस्टेड ग्लास का था। इसलिए उसे नहाती हुई कियारा की आकृति दिखाई दी। जब उसने कियारा के कंधों पर लटकते बालों को देखा और पानी उसके शरीर पर बहता हुआ, तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह सोचने लगा कि अगर वह बाथरूम में उसके साथ चला जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह पूरी तरह चौंक जाएगी ना। हल्के से हंसते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। सालों में अनगिनत महिलाओं ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी वासना पर काबू रखा और उनके साथ उलझने से बचता रहा। उसे लगता था कि अगर वह खुद पर काबू नहीं रख सकता तो वह खुद को महान आसुरा कहने का हकदार नहीं होगा। कुछ मिनट बाद कियारा बाथरूम से बाहर आए और पजामे में अपने बिस्तर पर लौट आए। उसे डर था कि वह आर्यन को नींद से जगा ना दे, इसलिए वह हल्के कदमों से चली। लेकिन अंधेरे कमरे में सामने की चीजें न देख पाने की वजह से वह कुछ पर फिसल गई और गिर पड़ी। नतीजतन वह हैरानी से चीख पड़ी और आर्यन की बाहों में जा गिरी। आर्यन की आंखें खुल गईं। कियारा, तुम ठीक हो? फिर उसे अपनी बाहों में मौजूद महिला से एक सुखद खुशबू महसूस हुई। यह एक अनोखी गंध थी जो किसी भी परफ्यूम से कहीं बेहतर थी। मैं ठीक हूं। जब कियारा ने अंधेरे में खुद को उठाने के लिए आर्यन के शरीर पर हाथ फेरा तो आर्यन का दिमाग उलझ गया। उठने के कुछ सेकंड बाद वह फिर से उसकी बाहों में जा गिरी। उसने महसूस किया कि आर्यन ने अपनी बड़ी हथेलियों से उसकी कमर को पकड़ लिया था। उसके मुंह से अनचाहे एक कराह निकल गई और उसने चेतावनी दी, मुझे मत छुओ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दूर हट जाऊंगा। जैसे ही उसने उसे छोड़ा वह फिर से गिर पड़ी। जब उसे कियारा का गर्म शरीर अपने ऊपर महसूस हुआ तो आर्यन भी उसी तरह सिसक पड़ा। सालों तक किसी महिला से दूर रहने के बाद वह खुद पर काबू खोने की कगार पर था। कियारा के लिए भी यही हाल था। अनचाहे कराहने के तुरंत बाद उसने लाइट ऑन करने के लिए जल्दी की। जब कमरा रोशन हुआ तो आर्यन को कियारा की आकृति साफ दिखाई दी, क्योंकि उसने सिर्फ एक पतला नाइटगाउन पहना हुआ था। आर्यन, तुम्हें शांत रहना होगा, वरना मैं। कियारा ने आत्मरक्षा के लिए एक पेन उठा लिया। उसकी आंखों का नजारा अब उसे डरा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी वासना के आगे हार न जाए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी अगर मैं सचमुच कुछ करना चाहता तो क्या तुम मुझे रोक सकती हो, जब ब्लू डायमंड होटल के बॉडीगार्ड भी मुझसे ज्यादा लड़ नहीं पाए थे। अगर वह उसे जबरदस्ती अपने वश में करने के खिलाफ न होता तो वह सालों तक उसकी चाहत को दबाकर न रखता। ऐसा करने के लिए उसके पास हजारों तरीके थे।
फिर अपनी नजरें मुझसे हटाओ और उस तरह मत देखो। जब उसे ब्लू डायमंड होटल की बात याद आई तो वह और घबरा गई। उफ, क्या उसे अपने कमरे में रात बिताने की इजाजत देना गलती थी? अगर वह अपनी वासना के आगे हार गया तो मैं क्या करूंगी? जब तुम कपड़े पहने हो तो डर किस बात का? वैसे भी अपनी पत्नी को देखना गैरकानूनी तो नहीं है ना? दूसरी तरफ देखने के बजाय आर्यन की नजरें कियारा के शानदार फिगर पर टिकी रहीं, जो दूसरों के लिए सिर्फ सपना थी। उसके शरीर के सारे कर्व सही जगहों पर थे और उस पर जरा भी चर्बी नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो वह फैशन इंडस्ट्री की टॉप मॉडल्स के बराबर थी। जैसा कि मेरी पत्नी से उम्मीद थी, वह बिना किसी चुनौती के फैशन इंडस्ट्री के बाकियों को शर्मिंदा कर सकती है। नहीं, तुम्हें तुरंत अपनी आंखें बंद करनी होंगी, कियारा ने शर्मिंदगी से लाल होते हुए फिर से कहा। वह उसे भारी बारिश में भीगी बिल्ली की याद दिला रही थी, जिसे किसी के प्यार की जरूरत थी। वह अपने विचारों से बाहर निकला और कुछ याद आने पर उसकी ओर बढ़ा। कियारा, क्या तुम 3 बार गिरने के बाद ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, हाय, मुझसे दूर रहो। आर्यन के उसकी ओर बढ़ने से कियारा घबरा गई। वह एक कोने में आत्मरक्षा के लिए पेन लिए कांपने लगी। आर्यन ने एक कदम पीछे हटते हुए अपने हाथ फैलाए, ये दिखाने के लिए कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। मैं यहीं रुक जाऊंगा और तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बशर्ते तुम शांत हो जाओ। मुझे बस डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग गई हो। और अपनी आंखें बंद करो। कियारा ने पेन को आर्यन की ओर इशारा करते हुए बिस्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। आर्यन को उसकी सावधानी भरी हरकतें मजेदार लगीं और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद कियारा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। उसने खुद को चादर से लपेट लिया था और बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ गई थी। उसका कॉलरबोन भी नजर नहीं आ रहा था। एक बार फिर वह ऐसा लग रही थी जैसे किसी बेईमान शख्स से अपनी रक्षा कर रही हो। आर्यन उसके व्यवहार से परेशान था। उसने कहा, मैं लाइट बंद कर देता हूं। कुछ सेकंड बाद कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। आर्यन चुप रहा, उसे डर था कि कियारा फिर से घबरा न जाए। थोड़ी देर बाद उसने पेन को एक तरफ रख दिया। खुद को चादर में लपेटने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, आर्यन, क्या तुम सो गए हो? नहीं। क्या हुआ? 3 साल पहले जब से उसने प्राचीन पवित्र ड्रैगन तकनीक का अभ्यास शुरू किया था, उसे दूसरों जितनी नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी। 3 घंटे से थोड़ी ज्यादा नींद ही उसे तरोताजा करने के लिए काफी थी। पिछले 3 सालों में तुम कहाँ थे? कियारा ने अंधेरे कमरे में उसे न देख पाने की वजह से मुड़कर पूछा। क्या मुझे सच बताना चाहिए? उसने हंसते हुए सवाल किया और फिर कहा, पहले 2 साल मैंने देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ते हुए बिताए। आखिरी साल मैंने सीक्रेट ब्लैक जेल में बिताया, जेल में बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ढूंढने की वजह से। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ही डिस्चार्ज हुआ था। क्या वह मुझे बता रहा है कि वह आसुरा है? रुक जाओ, वह फिर से मुझसे मजाक कर रहा होगा। उफ, मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वह 3 साल पहले जैसा ही है। अंधेरे में कियारा ने अपनी आंखें घुमाई, उसे लगा कि वह फिर से अपनी फालतू बातों पर आ गया है। क्या तुम कह रहे हो कि ये सच है? क्या तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जो ये सब कर सकता है? वह कौन है? आर्यन ने लापरवाही से पूछा। आसुरा के अलावा और कौन? वही तो वह नायक था जिसने देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी और 2 साल में शांति बहाल की। कियारा ने ऐसा कहा जैसे वह उस शख्स को सबसे ज्यादा सम्मान देती हो। उसने आसुरा के अनगिनत चमत्कारी किस्से सुने थे, लेकिन उसे कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। वह उसे सिर्फ खबरों में उसकी पीठ देख पाई थी। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं वही आसुरा हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा सम्मान देती हो, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, उसने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि उसके पास मौजूद शख्स आसुरा के उस विवरण से कोसों दूर था जो उसने दूसरों से सुना था।
कहा जाता था कि आसुरा अपनी भयानक मौजूदगी से दुश्मनों को डरा सकता था। उसका एक वार ही उनके नेता को खत्म करने के लिए काफी था। इसलिए उसे लगता था कि कमरे में मौजूद यह मजाकिया शख्स आसुरा नहीं हो सकता। मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी। आर्यन जरा भी हैरान नहीं था। 3 साल पहले जो शख्स उसकी मां के पैर धोता था, उसके बजाय कियारा सड़क पर किसी रैंडम सैनिक को आसुरा मानने के लिए ज्यादा तैयार होती। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं युद्ध के राजा का रणनीतिकार था, मैं उसकी सबसे भरोसेमंद सहायकों में से एक हूं, सालों की मेहनत की वजह से। तकनीकी रूप से मैं कर्नल रुद्र प्रताप यादव से ऊंचे पद पर हूं। राणा के साथ मेरे जुड़ाव की वजह से ही अशोक मिश्रा को मेरे सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उसे पता था कि वह राणा को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आर्यन ने कियारा को समझाने के लिए कुछ तर्कसंगत बात कही। कम से कम यह इतना बेतुका नहीं था कि वह रहस्यमयी आसुरा हो। कियारा ने इसे सच मान लिया। उसने पूछा, क्या तुमने राणा के साथ रहते हुए आसुरा को देखा है? हाँ, वह मुझसे कुछ फीट लंबा है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। तुम्हें उससे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाला शख्स माना जाता है। मैं उससे उम्मीद छोड़ूं? मैं तो बस उत्सुक थी। ठीक है। वैसे क्या तुमने उसकी पत्नी को देखा है? क्या वह भी उतनी ही खूबसूरत है? आर्यन ने बिस्तर पर मौजूद महिला को देखा। खैर, वह तुम जितनी खूबसूरत नहीं है। अरे, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। क्या तुम हमेशा से ऐसे चिकने बोल वाले रहे हो? क्या ये कुछ ऐसा है जो तुमने बाहर रहते हुए सीखा? 3 साल पहले आर्यन का स्वभाव बहुत सहज था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तब भी वह अपनी सफाई नहीं देता था। क्या हम पुरानी बातों को भूल जाएं? अब से मैं तुम्हें अपना एक अलग पहलू दिखाऊंगा। फिर भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार आज भी वही है जो 3 साल पहले था। मुझे एक ब्रेक दो, सोने का वक्त हो गया है, क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। जैसे ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसने बातचीत का विषय बदलने के लिए कुछ और उठाया। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन कुछ अजीब नोटिस करे। क्या मुझे तुम्हें वहां छोड़ना चाहिए? नहीं, कियारा ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि अगर वह उसे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से काम पर छोड़ने देती तो उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि कियारा ने उसे मना कर दिया था, आर्यन ने इसकी परवाह नहीं की और सुझाव दिया, ठीक है, मैं भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाऊंगा। उनकी बातचीत खत्म होने के कुछ मिनट बाद वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब आर्यन और कियारा एक ही कमरे से बाहर निकले तो यामिनी मल्होत्रा की आंखें हैरानी से फैल गईं। यामिनी ने पूछा, आर्यन, तुम जैसे कमजोर इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मेरी दीदी के कमरे में रात क्यों बिताए? क्या तुमने उनका फायदा उठाया? कियारा ने अपनी बहन को घूरते हुए कहा, यामिनी, चुप रहो। जब उसे नहाने के बाद आर्यन की बाहों में हुई नजदीकी याद आई तो वह शर्मिंदगी से लाल हो गई। पिछले 2 दशकों में पहली बार किसी पुरुष ने उसे छुआ था। यामिनी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पैर पटकना शुरू कर दिया। कियारा, क्या तू पागल हो गई है? तू इस निकम्मे के साथ रात कैसे बिता सकती है? आर्यन ने अपनी साली के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और चेतावनी दी, अपने तौर तरीके कहाँ हैं? अपने जीजा को सम्मान देना कब सीखेगी? मुझसे दूर रहो। मैं तुझे कभी अपना जीजा नहीं मानूंगी। उफ, मुझे एक ब्रेक दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कियारा ने रास्ते में खाने के लिए कुछ ब्रेड ली और दरवाजे की ओर भागी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आर्यन कियारा के पीछे गया। कियारा, यामिनी को अपने होश में आने में कुछ मिनट लगे। जब दोनों एक साथ घर से बाहर निकल गए, उसने खुद से बुदबुदाया, मैं जल्द ही कुछ और सोचूंगी ताकि तुझे फिर से सबक सिखा सकूं। आर्यन मेहरा ने कियारा मल्होत्रा को 5 साल पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर इशारा किया और कहा, चढ़ जाओ डार्लिंग, हम साथ में सैर पर चलते हैं। कियारा कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वह शख्स उस स्कूटर पर गर्व महसूस कर रहा था, जबकि उसमें कुछ खास नहीं था। ये कोई लैम्बोर्गिनी तो है नहीं।
मुझे कसकर पकड़ो, वरना जब मैं तेज चलाऊंगा तो तुम गिर जाओगी। जैसे ही आर्यन ने स्कूटर को रफ्तार दी, कियारा ने उसकी चेतावनी के बाद खुद को गिरने से बचाने के लिए उसकी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। तुम्हें इतना शर्माना बंद करना चाहिए। जाओ, मेरी कमर को कसकर पकड़ो। चुप रहो। कियारा ने उसे घूरा और शारीरिक संपर्क से बचने के लिए उसकी शर्ट का किनारा पकड़े रही। आर्यन ने जयपुर की व्यस्त सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर को आसानी से चलाया। जैसे ही उसे लगा कि भारी बारिश होने पर हालात खराब हो सकते हैं, उसने सुझाव दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए काम पर आने जाने की सुविधा के लिए एक कार ले लूं? कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए काफी पैसे हैं, जब सबसे सस्ती कार भी 50,000 से ज्यादा की होगी? कियारा ने उसके सुझाव को तुरंत ठुकरा दिया। उसे लगा कि उसके पास 10,000 भी नहीं होंगे, 50,000 तो दूर की बात है। मेरे पास काफी पैसे हैं। आर्यन को नकदी का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसके पास एक डेबिट कार्ड था। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि उसमें कितने पैसे हैं, लेकिन एक बात पक्की थी, उसके पास जितना था वह उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा था। सीधे शब्दों में कहें तो कियारा के लिए कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, जब वह आसानी से उसके लिए एक शॉपिंग मॉल खरीद सकता था। तुम्हें जितना हो सके उतना बचत करनी चाहिए और कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहिए, जैसे नाश्ते की दुकान। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। कियारा बस इस बात के खिलाफ थी कि आर्यन उस पर निर्भर रहे, बजाय इसके कि वह आत्मनिर्भर बने। उसे लगता था कि एक पुरुष को ज्यादातर वक्त कुछ न करने के बजाय बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बना है। मुझे अभी कुछ ठीक ठीक नहीं सूझ रहा। आर्यन ने सोचा कि अगर लोगों को पता चलेगा कि आसुरा ने नाश्ते की दुकान शुरू की है, तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या मतलब कि तुम्हें कुछ ठीक नहीं सूझ रहा? जब तक तुम मेहनत करने को तैयार हो, सब कुछ मुमकिन है। कियारा गुस्से में आ गई और उसे वही गैर जिम्मेदार शख्स समझा जो वह हमेशा से था। उसे अपने बेकार भविष्य के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए, जब उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है और वह मेहनत करने को तैयार नहीं है। डार्लिंग, क्या हम इस बारे में बात करें कि तुम्हें किस तरह की कार लेनी चाहिए? तुम्हें लैम्बोर्गिनी पसंद है या मासेराती? मैं सोच रहा था कि तुम्हें रोल्स रॉयस लूं, लेकिन ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छी कार नहीं है। क्या मैं तुम्हें नई एस्टन मार्टिन? आर्यन मेहरा। कियारा ने अपनी आवाज ऊंची की और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा कि ये शब्द आर्यन के एक और झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थे। क्या उसे पता भी है कि जिन कारों का उसने जिक्र किया, वे कम से कम 5 मिलियन की होंगी? आर्यन, क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये बहुत नफरत है जब तुम ऐसे दिखावा करते हो जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, जबकि तुम ज्यादा कुछ करने के काबिल भी नहीं हो। तुम कब बड़े बड़े दावे करना बंद करोगे? अगर तुम कंगाल हो तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने झूठ बोलना बंद नहीं करोगे तो ये बहुत शर्मनाक है। कियारा गुस्से में थी, क्योंकि जिस वक्त उसे लगा था कि आर्यन अब 3 साल पहले वाला गैर जिम्मेदार शख्स नहीं रहा, उसने ऐसी बातें शुरू कर दी। डार्लिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बस एक स्पोर्ट्स कार है ना। अगर उसे चाहिए तो मैं जयपुर के हर लग्जरी कार डीलरशिप का मालिकाना हक उसे दे सकता हूँ। उस शख्स को और सहन न कर पाने वाली कियारा चिल्लाई, बस बहुत हुआ। यहीं रुक जाओ, मुझे अब ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लगभग पहुंच गए हैं। आखिरकार वे मल्होत्रा ग्रुप पहुंच गए। हालांकि कंपनी की कुल कीमत कुछ अरब ही थी, लेकिन जयपुर में इसे बड़ा माना जाता था। जैसे ही आर्यन ने स्कूटर रोका, एक महिला ने तंज कसते हुए कहा, अरे, ये तो मल्होत्रा परिवार की सबसे बड़ी बेटी सुश्री कियारा मल्होत्रा नहीं है क्या? जारा, जो अपनी बीसियों में थी, बोलने के तुरंत बाद जोड़े की ओर बढ़ी। उसने अपनी जवानी को अच्छे से संभाला था और लाल ड्रेस में नजर आई, जिसमें उसके भूरे बाल कंधों पर लटक रहे थे। उस मतलबी महिला ने कियारा का मजाक बनाने के अपने इरादे को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और उसे अपमानित करना जारी रखा।
कियारा, तुम कब अपने लिए काम पर आने जाने के लिए कुछ और लाओगी? क्या तुम जल्द ही कोई अमीर पति लेने पर विचार करोगी? तुम अभी भी इस कंगाल शख्स के साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? उसने रुककर आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूरा। कुछ सेकंड बाद उसने टिप्पणी की, आर्यन के जाने के बाद तुमने फिर से एक गरीब शख्स से शादी क्यों कर ली? इनमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना लुभाता है? जारा का कियारा के प्रति दुश्मनी का इरादा छिपाने का कोई नमेर नहीं था। वह कियारा को एक गंदी औरत मानती थी जो दूसरों की सहानुभूति की हकदार नहीं थी, और उसे नफरत थी जब कियारा मासूम और दयनीय बनने का ढोंग करती थी। आर्यन कभी भी अपनी पत्नी को अपनी मौजूदगी में दूसरों से ताने नहीं सुनने देता था। वह कियारा से आगे बढ़ा और जवाब दिया, तुम कौन होती हो उसके मामले में टांग अड़ाने वाली? वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता कि किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए? क्या तुम कह रहे हो कि तुम जैसा दिखते हो वैसा नहीं हो? क्या तुमने मेरे पास ये चाबी देखी है? मुझे यकीन है कि नहीं, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी BMW में सैर करने का मौका नहीं पाया होगा। उसके सवाल के बाद रिमोट कंट्रोल से कार अनलॉक करते ही उसके पीछे खड़ी शानदार BMW की हेडलाइट्स एक बार झपकी। आर्यन जोर से हंसा और बोला, हाँ, कब से लोग BMW को शानदार गाड़ी मानने लगे। अगर तुम मुझे मुफ्त में दे दो तब भी मैं इससे नहीं लूंगा। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने 5 लाख से भी कम की चीज दिखाकर शेखी बघारे? क्या ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है? क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत कितनी है? मुझे डर है कि तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करो तब भी इस कार के डाउन पेमेंट के लिए काफी पैसे नहीं जुटा पाओगे, क्योंकि ये कुल 3 लाख की है। हम जानते हैं कि वह पिछले 5 साल से अपनी उस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम पर जाती है, क्योंकि वह 40,000 से ज्यादा की साधारण कार भी नहीं खरीद सकती। जब वह एक साधारण कार नहीं ले सकती तो BMW कैसे लेगी? आर्यन ने कहा, क्या ये बड़ी बात है? मेरा मतलब, क्या 3 लाख बहुत होते हैं? मेरा मुख्य ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। एक हेलीकॉप्टर बनाने में दसियों मिलियन लगते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वे मेरी जरूरतों के लिए कस्टम मेड हैं। उनकी कीमत कम से कम 100 मिलियन प्रत्येक है। BMW को इनसे कमतर मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना? तुम्हें कौन सी कार लग्जरी गाड़ियों की श्रेणी में आती है? जारा ने आर्यन को उसकी सीमा तक धकेलने की कोशिश में पूछा। जो कारें कम से कम 1 मिलियन की हों। आर्यन से बहस करने के बजाय जारा कियारा पर चिल्लाए, कम से कम 1 मिलियन। मुझे शक है कि तुमने कभी इतनी महंगी कार को छुआ भी हो। कियारा, तुम इस शख्स से कैसे परिचित हुई? अगर ये इतना अमीर है तो इसे अपनी इस कचरे वाली स्कूटर का कुछ कर दिखाने को कहो। उसने आंखें घुमाई और आर्यन से कहा, जब तुम अपनी बातों को साबित करने की काबिलियत नहीं रखते तो बकवास करना बंद करो। तुम बस कियारा को शर्मिंदा कर रहे हो। जारा कियारा से पहले ऑफिस में दाखिल हो गई। आर्यन कुछ कहने वाला था, लेकिन जब उसने कियारा का उदास चेहरा देखा तो वह चुप रह गया। कियारा ने अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश की और दांत पीसते हुए कहा, आर्यन, तुरंत घर लौट जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाँ, क्या हुआ कियारा? आर्यन के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। कियारा अपने गुस्से को और नहीं रोक पाए। वह चिल्लाई, तुम सचमुच मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मैं अब और नहीं सह सकती, आर्यन। तुम कब झूठ बोलना और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना बंद करोगे? ये झूठ नहीं था। मैंने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया। मैं सचमुच तुम्हें एक कार दिलाना चाहता हूँ, क्या बात है? ये बस एक लग्जरी कार है जो मुझे 1 मिलियन से ज्यादा की नहीं पड़ेगी। उसे क्यों लगता है कि ये झूठ है? उसके जवाब सुनकर कियारा और भड़क गई। क्या तुम्हें खुद को और मुझे शर्मिंदा करना काफी नहीं हुआ? तुम अपनी काल्पनिक दुनिया में कब तक जियोगे? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि गरीब होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है? लेकिन जब तुम अपने अहंकार को हावी होने देते हो और ऊंचे तबके के शख्स की तरह व्यवहार करने लगते हो तो ये शर्मनाक है।
उस शख्स की मौजूदगी को और सहन न कर पाने वाली कियारा ने अपनी बात खत्म करते ही ऑफिस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये बहुत हो गया। 3 साल बाद भी वह बिल्कुल नहीं बदला। क्या वह कभी विनम्रता से व्यवहार करना सीखेगा? गुस्से में जा रही कियारा की पीठ को देखते हुए हैरान आर्यन बुदबुदाया, क्या हुआ कियारा? ये बस एक कार है ना। अगर तुम दुनिया चाहती हो तो मैं उसे जीतकर तुम्हें सौंप दूंगा। कियारा के जाने के कुछ सेकंड बाद आर्यन ने अपना फोन निकाला और गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुमने वह बंगला खरीद लिया जो मुझे चाहिए था? कार के अलावा आर्यन कियारा के लिए जयपुर का सबसे शानदार बंगला लेने की सोच रहा था। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद केशव ने आर्यन को आश्वासन दिया, आर्यन मेहरा, बंगला तैयार है। शुरू में मालिक इसे बेचने के खिलाफ था, लेकिन जब उसे पता चला कि महान आसुरा इसे खरीदने वाला है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। अगर मुझे गलत नहीं याद तो उसने हाल ही में पूरे बंगले का नवीनीकरण करवाया था। दरअसल उसने केशव से संपर्क किया था ताकि वह उसकी ओर से सब कुछ संभाल ले। अच्छा काम। इसकी कीमत कितनी पड़ी? ज्यादा नहीं आर्यन मेहरा, इसे मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट समझ लीजिए। केशव भले ही आर्यन से पैसे लेने के खिलाफ था, लेकिन आर्यन ने फिर से पूछा, कितना है? 200 मिलियन, केशव ने कांपती आवाज में जवाब दिया। 2 दिन बाद मेरे पास आकर पेमेंट ले लेना। जयपुर के सबसे शानदार बंगले के लिए 200 मिलियन एकदम सस्ता सौदा था, जब शिमला में अपने महल को खरीदने और नवीनीकरण के लिए उसे 10 अरब से ज्यादा खर्च करने पड़े थे। मेरी पत्नी कियारा इस बंगले की मालकिन होगी। जी आर्यन मेहरा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि जयपुर में मुझे लग्जरी कार कहाँ से मिल सकती है? आर्यन मेहरा, आपको कार चाहिए? मैं एक कार डीलरशिप का मालिक हूँ। आप मेरे पास क्यों नहीं आते और अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी ले लेते? लैम्बोर्गिनी? मुझे लगता है ये कियारा के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे दुकान का पता मैसेज कर सकते हो? क्या मैं आपको स्वागत करने के लिए आ जाऊं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा और सब कुछ जल्दी से निपटा लूंगा। आर्यन केशव के साथ आने के विचार के खिलाफ था, वरना वह फिर से सुर्खियों में आ जाता। स्टाफ शायद केशव का एहसान करे और मुझे बहुत कम कीमत ऑफर करे। हो सकता है मुझे बिना कुछ चुकाए दुकान से निकलने का मौका मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको तुरंत पता मैसेज कर देता हूँ। केशव ने बहुत विनम्रता से व्यवहार किया, भले ही यह सिर्फ एक फोन कॉल थी। आर्यन ने केशव के साथ बातचीत खत्म करते ही कॉल काट दी। दूसरी तरफ केशव ने एक कॉल किया और कार डीलरशिप के जिम्मेदार शख्स को निर्देश दिया, मेरा एक खास मेहमान थोड़ी देर में दुकान पर आएगा। तुम्हें प्रोटोकॉल पता है ना? 1 घंटे बाद आर्यन अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जयपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। दुनिया की सबसे शानदार स्पोर्ट्स कारों में से एक होने के नाते लैम्बोर्गिनी कार डीलरशिप का शोरूम अपने प्रतियोगियों को शर्मिंदा कर देता था। सबसे सस्ते मॉडल के अलावा, जो मालिक को कम से कम 2 मिलियन का पड़ता था, शोरूम में कुछ और सीमित संस्करण की महंगी कारें भी थीं। सबको हैरानी हुई जब एक भगोड़े जैसे दिखने वाला शख्स अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ दुकान पर पहुंचा। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये सचमुच इस खास ब्रांड के शोरूम में जाने की सोच रहा है? हाँ, क्या ये सचमुच लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, जब ऐसा लगता है कि इसके पास इस ब्रांड का स्पेयर टायर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं? शायद ये कोई प्लम्बर या टेक्नीशियन है। तुम्हें नहीं लगता कि इसके पास कुछ 100 से ज्यादा होगा? इससे बदबू आ रही है। मुझे कुछ फीट की दूरी से भी इसकी गंध महसूस हो रही है। आर्यन के आसपास के लोग उसकी शोरूम के प्रवेश द्वार पर रुकते ही एक और गर्मागर्म चर्चा में जुट गए। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि सबसे साधारण ग्राहक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बजाय मर्सिडीज बेंज या BMW के साथ शोरूम में आता था, जो आर्यन की तरह 5 साल पुरानी थी।
स्कूटर पार्क करने के कुछ मिनट बाद एक घमंडी सेल्स असिस्टेंट अदिति उसके रास्ते में आए और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? क्या क्या मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है? आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। हमें तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है क्योंकि दुकान में सब कुछ ठीक है। अदिति ने घृणा से अपना चेहरा सिकोड़ते हुए जवाब दिया। क्या मैंने कहा कि मैं कुछ ठीक करने आया हूं? क्या तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं हो सकता? आर्यन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। हाँ, तुम हमारा ग्राहक। क्यों नहीं बताते कि तुम सबसे सस्ता सामान खरीद सकते हो या नहीं? क्या तुम्हें पता है कि हमारी एक छतरी की कीमत 1 लाख से ज्यादा है? ये तुम्हारी उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा कीमती है। सेल्स असिस्टेंट ने तंज कसा। क्या बात है? क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर का मालिक लैम्बोर्गिनी का मालिक नहीं हो सकता? तुम्हें हटना चाहिए और मेरे रास्ते में आना बंद करना चाहिए। मुझे डर है कि अगर तुम सिर्फ गर्मी से बचने के लिए यहाँ हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम क्लब में लड़कियों को ठगने के लिए कुछ तस्वीरें लेने आए हो? अगर तुम लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेककर झुक जाऊंगी। हाँ, गर्मी से बचने, दूसरों को ठगने के लिए तस्वीरें लेने। इस सेल्स असिस्टेंट को क्या हो गया है? आर्यन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह दूसरों के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब वह कभी भी लोगों को खोलने के लिए ऐसे छोटे मोटे हथकंडों पर भरोसा नहीं करता था। मुझे तुरंत मैनेजर से मिलाओ। शुरू में उसका छोटी मोटी बात को तूल देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने केशव को कहा था कि उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। लेकिन अब वह इस घमंडी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसे नीचा दिखा रही थी। हाँ, मेरे मैनेजर के पास तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। उनके पास सिर्फ लैम्बोर्गिनी के संभावित मालिकों के लिए समय है। अगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। सेल्स असिस्टेंट ने मुड़कर चिल्लाया, कोई इस भिखारी को बाहर का रास्ता दिखा सकता है? अदिति की आवाज सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स अपने डंडों के साथ दुकान से बाहर दौड़े। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम सचमुच नहीं जाने वाले? बेहतर होगा कि तुम हमें जो होने वाला है उसके लिए जिम्मेदार न ठहराओ। उन्हें लगा कि आर्यन वहां अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कुछ तस्वीरें लेने आया था। फिर भी आर्यन उन ढोंगी लोगों से अलग था जिनसे वे पहले मिले थे। कम से कम वे ऊंचे तबके के लोगों की तरह कपड़े पहनते थे। इसके उलट आर्यन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने की जहमत भी नहीं उठाए और बिना बदले ही आ गया था। तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, देखते हैं कि तुम्हारा बॉस केशव मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है या नहीं। तुम तो दूर की बात हो। जैसे ही आर्यन अपना फोन निकालने वाला था, उसे पीछे से कार के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। एक लाल मासेराती कार डीलरशिप के प्रवेश द्वार पर रुकी, फिर एक युवक कार से उतरा। उसने कुछ फीट दूर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखकर तंज कसा। कब से इस दुकान ने अपने सामानों में इलेक्ट्रिक स्कूटर को शामिल किया? जाहिर था कि यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी जिसका मकसद आर्यन को अपमानित करना था। दूसरी तरफ अदिति ने उस युवक का चौड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। हाय सर, स्वागत है, मेरे साथ चलिए। उसे अपना भाव बदलने में कुछ सेकंड ही लगे, जबकि थोड़ी देर पहले वह आर्यन की मौजूदगी से पूरी तरह नफरत कर रही थी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ से आए? इसे तोड़ दो और कहीं फेंक दो। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। युवक आर्यन से बातचीत में उलझने के बजाय अकड़ते हुए दुकान में चला गया। अदिति ने उसे आश्वासन दिया, मैं इसे जल्द से जल्द करवा दूंगी। उसने अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को घूरा और कहा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे और इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर को तुरंत बाहर निकालो। हाँ, आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स निहत्थे थे, आर्यन तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि उसकी 2 सटीक लातों से वे घुटनों पर आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पर अपने गंदे हाथ डालो?
जो भी मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी बाहें तोड़ दूंगा। बचाओ, कोई दुकान के स्टाफ को मार रहा है। अदिति की चीख ने लॉबी में मौजूद एक सूटधारी शख्स का ध्यान खींच लिया। वह दुकान से बाहर दौड़ा और पूछा, क्या हो रहा है? शोरूम के बाहर कौन हंगामा कर रहा है? ये वही है, मिस्टर ओमकार। इस गरीब शख्स ने दुकान के सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट दिया। इसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रवेश द्वार पर पार्क किया और संभावित ग्राहकों के रास्ते में आ रहा है। इसके साथ वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पुलिस को बुलाओ और इसे हिरासत में लेने दो। ओमकार, जो एक अधेड़ उम्र का शख्स था, ने आर्यन पर नजर डाली और फिर दुकान में लौट गया। उसने अपने पास खड़े युवक का अभिवादन किया। हाय, क्या आप मिस्टर गोल्ड? मासेराती में आए युवक चार्ल्स ने ओमकार को अपनी बात पूरी करने से रोका जब उसने उसे सम्मानजनक तरीके से अभिवादन करते सुना। क्या आप मेरे इंतजार में थे? ये सचमुच आप हैं। मेरे साथ चलिए, मिस्टर मेहरा। जब चार्ल्स ने उत्साह से जवाब दिया, तो ओमकार को लगा कि वह वही खास मेहमान है जिसका जिक्र केशव ने किया था। हालांकि चार्ल्स को नहीं पता था कि ओमकार ने उससे अलग उपनाम से क्यों संबोधित किया, लेकिन उसे लगा कि वह ओमकार के साथ खेल सकता है, क्योंकि बाकियों से बेहतर माना जाना अच्छा लग रहा था। कुछ खूबसूरत सेल्स असिस्टेंट्स वहां आईं और चार्ल्स के शोरूम में दाखिल होते ही अदिति के साथ उसका अभिवादन करने लगी। गुड मॉर्निंग, मिस्टर मेहरा। चार्ल्स उन खूबसूरत सेल्स असिस्टेंट्स को देखकर एक उपलब्धि की भावना से भर गया। वे केशव के खास मेहमान के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़ों में थीं। अपने मन में लालची विचारों के बावजूद उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की और सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर भी उसकी नजरें सेल्स असिस्टेंट्स पर टिकी रहीं, क्योंकि उनके आकर्षक फिगर ने उसे लुभा लिया था। मैं चाहता हूं कि आप सभी मिस्टर मेहरा का साथ दें जब तक कि उन्हें अपनी जरूरत की कार न मिल जाए। ओमकार ने चार्ल्स के शरारती विचारों को भांपते हुए सेक्सी कपड़ों वाली असिस्टेंट्स को उसके साथ रहने का निर्देश दिया। हाँ, मिस्टर ओमकार। बिना सोचे समझे सेल्स असिस्टेंट्स चार्ल्स के साथ जुड़ गईं और उसकी जरूरतों को पूरा करने लगीं। जब एक सेल्स असिस्टेंट ने उसे दिखावटी अंदाज में चाय का गिलास परोसा, तो चार्ल्स और शांत नहीं रह सका। मिस्टर मेहरा, क्या आपको अपनी पीठ की मालिश चाहिए? मिस्टर मेहरा, अपने कंधों को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। जैसे ही वे उसे खुश करने के लिए हर तरह की अतिरिक्त सेवाएं देने लगीं, चार्ल्स को लगा कि क्या वह लैम्बोर्गिनी कार डीलरशिप की बजाय किसी स्पा में आ गया है। हाय रे, अगर मुझे यहाँ की शानदार सेवाओं के बारे में पता होता तो मैं मासेराती कभी न खरीदता। वह बैठा रहा जबकि सेल्स असिस्टेंट्स उसे चाय का गिलास परोसती रहीं और जयपुर के सबसे अच्छे स्पा के बराबर एक शानदार मसाज सेशन से उसे खुश रखा। मिस्टर मेहरा, ये हमारे पास मौजूद स्पोर्ट्स कारों के नवीनतम मॉडल हैं। हमारे पास कुछ वैश्विक सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कारें हैं। आप भारत में एक खास कार के मालिक बनने से बस एक कदम दूर हैं। ग्लोबली लिमिटेड एडिशन। चार्ल्स ने अपने आसपास मौजूद सीमित संस्करण की कारों पर नजर डालते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। वह उनके अनोखे और शानदार डिजाइनों से खुश था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? चार्ल्स के सवाल के जवाब में अदिति ने युवक को विदेशी कारों से परिचित कराना शुरू किया। मुझे यकीन है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है जो आप अफोर्ड न कर सकें। सबसे सस्ती कार की कीमत सिर्फ 30 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, जबकि बीच वाली आपको सिर्फ 50 मिलियन से थोड़ी ज्यादा में मिल जाएगी। चार्ल्स को कारों की कीमत सुनकर सोफे से गिरते गिरते बचा। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अफोर्ड न कर सकूं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मेरे पास 50 मिलियन है जब मेरे अकाउंट में 5 मिलियन भी नहीं है? मेरी मासेराती किसी और की रिफर्बिश्ड कार थी। ये खूबसूरत सेल्स असिस्टेंट्स ही एकमात्र वजह थी कि मैं इसे अपने साथ लाया। मुझे इनसे फ्लर्ट करने के लिए इसकी जरूरत थी। अपने विचारों को समेटने के बाद उसने पूछा, वहां वाली कारों का क्या? मुझे डर है कि वे आपके जैसे सफल शख्स के लिए उपयुक्त नहीं हैं, मिस्टर मेहरा।
उनकी कीमत सिर्फ 8 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, उसने मधुर स्वर में जवाब दिया जब उसने चार्ल्स को कम कीमत वाली स्पोर्ट्स कारों के बारे में पूछते सुना। ये मेरे जैसे सफल शख्स के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर से कहो, मैं कितना सफल हूं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना सम्मानित शख्स हूं। 8 मिलियन से थोड़ा ज्यादा। ओह भगवान, क्या वो इसे ऐसे नहीं कह सकती जैसे 8 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है? क्या वो कह रही है कि अगर वो चाहे तो इसे खरीद सकती है? चार्ल्स ने शांत रहने की कोशिश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पूछा, क्या इससे सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं? हाँ हाँ, अदिति ने भ्रमित होकर भौहें चढ़ाईं और हकलाते हुए जवाब दिया जब उसने चार्ल्स को सुना। कुछ सेकंड बाद जब वो होश में आई, तो उसने पक्का करने के लिए सवाल किया, सबसे सस्ती कारें आपको 2 मिलियन से थोड़ी ज्यादा में मिलेंगी, लेकिन क्या आप सचमुच इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पुराने मॉडल हैं? हाँ, सबसे सस्ती कारें भी मुझे 2 मिलियन से थोड़ी ज्यादा की पड़ेंगी। चार्ल्स अपना आपा खोने की कगार पर था। उसका चेहरा सिकुड़ गया क्योंकि एक अपेक्षाकृत संपन्न परिवार का वारिस होने के बावजूद उसके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 1 मिलियन था। उसे पता था कि कार डीलरशिप के स्टाफ द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद वो खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। उसने गला साफ किया और धीमी आवाज में घोषणा की, अगर ऐसा है तो मुझे दुकान की सबसे सस्ती कार दिलाओ। क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं, मिस्टर मेहरा? क्या ये आपके जैसे सफल शख्स के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं होगी? ये बस मेरी विनम्र रहने की कोशिश है। हमें सचमुच अपनी उपलब्धियों और दौलत को दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। चार्ल्स ने इसे सही काम की तरह पेश किया। हाँ हाँ, मिस्टर मेहरा। ढोंगी अदिति के मन में कुछ और था जब उसने ऐसा दिखाया जैसे चार्ल्स के इरादों को गलत समझने की गलती उसकी थी। हाँ, 2 मिलियन की स्पोर्ट्स कार से आप विनम्र कैसे रह सकते हैं? अगर आप सचमुच सादा जीवन जीना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? मिस्टर मेहरा, मेरे पीछे आए। जैसे ही वो चार्ल्स को दूसरा शोरूम दिखाने की सोच रही थी, आर्यन मेहरा आखिरकार दुकान में दाखिल हुआ। अदिति ने उसकी मौजूदगी पर रुककर अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए टिप्पणी की, इससे बहुत बदबू आ रही है। इसे अंदर किसने आने दिया? जल्दी से इसे दुकान से बाहर निकालो। अगर ये मिस्टर मेहरा को नाराज कर दे तो हम क्या करेंगे? हम किसी ऐसे नीच शख्स को शोरूम में हमारे साथ शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते जिसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आज हमारे पास एक खास मेहमान है। पुलिस के आने तक इसे अकेला छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। ओमकार ने सेल्स असिस्टेंट को आर्यन पर ध्यान न देने का निर्देश दिया। वो ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या ये गरीब शख्स उनसे टक्कर लेने की हिम्मत करेगा, जब वो खुद ही गलत जगह पर था। आर्यन हंसा और बोला, जानते हो क्या, मुझे नहीं पता कि पुलिस मुझे हिरासत में लेगी या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि केशव तुम्हें सबक सिखाएगा जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा। उसे पता था कि केशव ने पहले ही कार डीलरशिप के स्टाफ को उसकी आने की सूचना दी थी, जब उसने उन्हें उस युवक को उसके उपनाम से संबोधित करते सुना। अफसोस की बात है कि उन्होंने गलत शख्स को चुन लिया था जिसका उपनाम मिलता जुलता था। और भी बुरा ये कि वे आर्यन को कार डीलरशिप से बाहर निकालते नहीं थक रहे थे और उसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस तक बुला ली थी। आर्यन को यकीन था कि अगर केशव को पता चल जाए कि उसके स्टाफ ने क्या किया, तो वो फिर से उसके सामने घुटनों पर होगा। वाह, तो तुम्हें पता है कि इस दुकान का मालिक कोई और नहीं, सम्माननीय केशव है। हाँ। ओमकार को लगा कि आर्यन को गंभीरता से लेना समय की बर्बादी है, क्योंकि चार्ल्स को अपनी जरूरत की कार मिल गई थी। जब चार्ल्स लौटा, ओमकार उसके पास दौड़ा और अभिवादन किया, मिस्टर मेहरा, क्या आपको अपनी जरूरत की कार मिल गई? ओमकार के विनम्र व्यवहार से खुश होकर उसने सीना फुलाकर जवाब दिया, हाँ। ओमकार ने बातचीत को ऐसे जारी रखा जैसे वो उस युवक का गुलाम हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं? क्या ये वैश्विक सीमित संस्करण की कारों में से एक है?
अदिति चार्ल्स से आगे बढ़ी और उसकी ओर से जवाब दिया, नहीं। मिस्टर मेहरा ने विनम्र जीवन शैली अपनाने की कोशिश में हमारे पास उपलब्ध सबसे सस्ती स्पोर्ट्स कार ली है, वो जो 2 मिलियन की है। मिस्टर मेहरा, हमारे पास अभी एक खरीदो एक मुफ्त का ऑफर चल रहा है। चूंकि आप 2 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं, हम आपको एक और उसी कीमत की कार देंगे। या फिर आप 4 मिलियन की कार को 2 मिलियन की कीमत पर ले सकते हैं। चार्ल्स ने पूछा, हाँ, मुझे इस ऑफर के बारे में पहले क्यों नहीं पता था? ये एक खास इवेंट का पहला दिन है। ओमकार ने युवक को अंधेरे में रखने के लिए कुछ बनाया। सच तो ये था कि ऐसा कोई ऑफर नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उसने केशव के इस महत्वपूर्ण मेहमान को खुश करने के लिए बनाया था। इसलिए वो पसीना पसीना हो गया जब उसने इस युवक के लिए किए गए एहसान की वजह से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में सोचा। अगर ऐसा है तो मैं 4 मिलियन की स्पोर्ट्स कार लूंगा। चार्ल्स को लगा कि ये एक शानदार सौदा है और उसने विनम्र जीवन शैली के बारे में अपनी पहले की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगर मेरे पास 50 मिलियन से ज्यादा होते तो उस वैश्विक सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कार को खरीदने में भी मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। ठीक है, मैं तुरंत किसी को सब कुछ तैयार करने के लिए कहता हूँ। ओमकार मुड़ा और अदिति को निर्देश दिया, खड़े खड़े क्या देख रही हो, मिस्टर मेहरा की जरूरत की कार रजिस्टर करो। वो झुकी और धीरे से अपना सवाल पूछा, मिस्टर ओमकार, मुझे उस ऑफर के बारे में पहले क्यों नहीं पता था? ओमकार ने उसे घूरा। अरे, क्या ये साफ नहीं है? ये बस कुछ ऐसा था जो मैंने हमारे इस खास मेहमान को खुश करने के लिए बनाया था। जल्दी करो और सब कुछ ठीक करो। ये वो शख्स है जिसे बॉस बहुत सम्मान देता है। ध्यान रखना कि कुछ गलत न हो, वरना मैं तुम्हें लूनी नदी में मछलियों को खिलाऊंगा। मिस्टर ओमकार, वो बिल्कुल असली नहीं लगता। उसने चार्ल्स जैसे अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों से आए अनगिनत ग्राहकों से मुलाकात की थी। उनमें से ज्यादातर अपनी शान के लिए दुकान की सबसे सस्ती कार लेने आए थे। तुम्हें ये बात अपने तक रखनी होगी। इसके अलावा और कौन हो सकता है? तुम ये तो नहीं कह रही कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला शख्स वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? अपने सवाल के बाद उसे घूरते हुए उसने जल्दबाजी की, पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? उनके बारे में पता करो और देखो कि वे पास हैं या नहीं। इस कमजोर को मेरी नजरों से जल्द हटाओ। ओमकार शोरूम में आर्यन की मौजूदगी से गुस्से में था। उसे लगता था कि ये इस हाई एंड दुकान के लिए शर्मिंदगी की बात है। लोग उनकी दुकान को दूसरी श्रेणी की कार डीलरशिप समझ सकते थे अगर आर्यन वहां रहा। हाँ, मिस्टर ओमकार। उसने आर्यन पर ध्यान नहीं दिया और चार्ल्स के पास ढोंगी मुस्कान के साथ लौट आए। मिस्टर मेहरा, मेरे साथ आए। जब वो 4 मिलियन कीमत वाली स्पोर्ट्स कारों के शोरूम में उसके साथ गई, तो कुछ मिनटों में उसे एक उपयुक्त कार मिल गई। जब वे सौदा पक्का करने वाले थे, ओमकार को केशव का कॉल आया। नतीजतन वो अपनी सीट से उछल पड़ा जब वो एक और घूंट चाय लेने वाला था। आर्यन को घूरने के बजाय उसने सहज रूप से कॉल के दूसरी ओर वाले शख्स को झुककर अभिवादन किया, हेलो बॉस। सब कुछ कैसे चल रहा है? क्या मिस्टर मेहरा दुकान पर पहुंच गए? केशव ने सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के लिए पूछा। हाँ, बॉस। ओमकार ने मुड़कर चार्ल्स की ओर देखा और मुस्कुराते हुए दूसरी ओर वाले शख्स को आश्वासन दिया, मिस्टर मेहरा को उनकी जरूरत की सही कार मिल गई है। अभी हम सौदा पक्का करने के बीच में हैं। ओमकार के जवाब से हैरान होकर केशव ने पूछा, क्या तुम गंभीर हो? उन्होंने कौन सी कार चुनी? शुरू में वो 2 मिलियन से थोड़ी ज्यादा कीमत वाली कार खरीदने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ ऊंचे मूल्य का ऑफर किया क्योंकि वो आपके खास मेहमान हैं। आखिर में उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया और 4 मिलियन की कार खरीदी। ओमकार को लगा कि केशव उनकी तारीफ करेगा। उसके आश्चर्य की बात, केशव ने ऐसे पूछा जैसे कुछ गलत हो, क्या तुम सचमुच कह रहे हो कि उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया? कुछ भी अजीब नजर न आने पर ओमकार ने केशव की तारीफ की उम्मीद में खुद को दोहराया, हाँ, उन्होंने 4 मिलियन की कार खरीदी।
क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया, बॉस? 4 मिलियन से थोड़ी ज्यादा कीमत वाली स्पोर्ट्स कार, केशव ने अविश्वास में दोहराया, क्योंकि आसुरा का ऐसा सस्ता सामान पर नजर रखना संभव नहीं था जब वो आसानी से कार डीलरशिप का मालिकाना हक ले सकता था। जैसे ही उसे पता चला कि कुछ गलत है, उसने सख्त लहजे में निर्देश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शोरूम में मौजूद तथाकथित मिस्टर मेहरा का नाम बताओ। क्या गलत हुआ, बॉस? ओमकार का दिमाग केशव के अचानक बदले रवैये से उलझ गया। बस जाओ और सवाल पूछना बंद करो। ओमकार ने केशव की अवज्ञा करने के बजाय चार्ल्स का नाम जांचने के लिए दौड़ लगाई। ओमकार ने सेल्स असिस्टेंट पर चिल्लाया, मुझे खरीद समझौता दो। हाँ, क्या गलत हुआ, मिस्टर ओमकार? जैसे ही उसने उसे समझौता लाकर दिया, वो युवक का नाम देखकर चौंक गया, ये चार्ल्स है। चार्ल्स, बॉस, चार्ल्स, चार्ल्स। केशव घोषणा सुनकर निराशा के अंतहीन चक्र में फंस गया। शोरूम में मौजूद लोगों ने गलत शख्स को चुन लिया था। बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि हम गलत शख्स से डील कर रहे हैं? ओमकार का चेहरा रंगहीन हो गया। उसे ठंडा पसीना छूटने लगा जब उसने सोचा कि वे गलत शख्स से डील कर रहे हैं। तू एकदम निकम्मा है। क्या बकवास है? क्या तुझे नहीं पता कि तूने गलत शख्स को चुन लिया? तूने उसे इतना आकर्षक ऑफर क्यों दिया जब मुझे ये भी नहीं पता कि ये चार्ल्स कौन है? अगर तू उसके साथ सौदा पक्का कर लेगा तो मैं तुझे हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। केशव के कॉल काटते ही ओमकार का दिमाग सुन्न हो गया और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। ओह भगवान, मैं खत्म हो गया। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। केशव को नाराज करने के अलावा मुझे उस सौदे का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जैसे ही दुकान के नुकसान की भरपाई का ख्याल उसके दिमाग में आया, वो चार्ल्स की ओर दौड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, हम सब रद्द कर रहे हैं। क्या गलत हुआ, मिस्टर ओमकार? बेहद आकर्षक सेल्स असिस्टेंट ने उसके अचानक चिल्लाने से चौंक कर पूछा। उसने कंधे घुमाकर देखा कि ओमकार कितना पीला पड़ गया था। ग्राहक ने अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे फाड़ दो। ओमकार ने वाहन खरीद समझौते को छीन लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है। ऐसा क्यों? चार्ल्स ने गुस्से में कहा और मांग की, क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि आपके पास एक चल रहा ऑफर है। अगर मैं एक कार खरीदूं तो मुझे अगली मुफ्त मिलेगी या 4 मिलियन की स्पोर्ट्स कार ले सकता हूं। अब जब मैंने इसके लिए पैसे दे दिए तो आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है। उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। मैंने आज रात एक सेक्सी युवती से अपनी नई 4 मिलियन की स्पोर्ट्स कार में सैर करने का वादा किया था और अब आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है। फिर मैं अपनी डेट को क्या बताऊंगा? वो मेरे साथ रहने से इनकार कर देगी। मुझे इसकी पक्की उम्मीद है। एक खरीदो एक मुफ्त का ऑफर रद्द कर दिया गया है। ये हमारे सिस्टम में एक गड़बड़ी थी। मुआवजे के तौर पर अगर आप अभी भी इस कार को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको 1000 का शॉपिंग वाउचर ऑफर कर सकता हूं, ओमकार ने तंज कसते हुए जवाब दिया। वो अब इस युवक को सम्मान दिखाने की जहमत नहीं उठा रहा था। दरअसल वो चार्ल्स को थप्पड़ मारने की इच्छा को दबा रहा था क्योंकि उसका उपनाम मिलता जुलता था। आप इसे अपनी मर्जी से कैसे रद्द कर सकते हैं? क्या ये मजाक है? चार्ल्स ने गुस्से में दांत पीसते हुए मांग की। क्या मुझे लगता है कि मुझे 1000 के वाउचर की जरूरत है? कमबख्त, मैं 2 मिलियन और नहीं दे सकता। ये सोचते हुए कि उसकी डेट आज रात किसी और के साथ चली जाएगी, उसके खून में गुस्सा दौड़ने लगा और उसने ओमकार को जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाया। बकवास करना बंद करो, या तो इसे खरीदो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, वरना अभी बाहर निकलो। ओमकार ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया और इस युवक पर और वक्त बर्बाद करने से इनकार कर दिया। चार्ल्स को विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बड़ा शख्स नहीं था जिसकी बात ओमकार का बॉस कर रहा था। ये क्या रवैया है? चार्ल्स ने चिल्लाकर कहा। उसने घृणा से मेज पर हाथ मारा और भौंकते हुए कहा, आपका बॉस कहाँ है? मुझे आपके बॉस से बात करनी है।
मेरे बॉस के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ओमकार ने बेकार में हाथ हिलाया। अगर वो हंगामा करे तो सिक्योरिटी गार्ड से कहो कि उसे बाहर निकाले। ठीक है, तुम में बहुत हिम्मत है, हाँ। बस इंतजार करो, चार्ल्स ने गुस्से में दांत पीसते हुए चेतावनी दी। ये कहकर वो अपनी एड़ियों पर घूमा और गुस्से से दुकान से बाहर निकल गया। उसका गुस्सा लावा की तरह बह रहा था। 4 मिलियन की नई कार और आज रात की डेट खोने के बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दुकान से बाहर फेंके जाने की नौबत आ गई थी। वो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अरे चलो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुकान का मालिक कौन है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम केशव की दुकान में हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें मौत की इच्छा है? ओमकार ने युवक की चेतावनी पर तंज कसा और उस पर ध्यान नहीं दिया। केशव जयपुर का सबसे क्रूर शख्स था। जो भी उसकी दुकान में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता था, उसे टुकड़े टुकड़े करके लूनी नदी में मछलियों को खिला दिया जाता था। मिस्टर ओमकार, क्या हो रहा है? चार्ल्स के जाने के बाद कम कपड़ों वाली सेल्स असिस्टेंट्स तुरंत ओमकार के पास जिज्ञासा से इकट्ठा हो गईं। आखिरकार वो कुछ पल पहले उस युवक की चापलूसी कर रहा था, लेकिन अब उससे बदतमीजी कर रहा था। और क्या, मैंने गलत शख्स को चुन लिया? कमबख्त, ओमकार ने गुस्से में गाली दी। वो बड़ा शख्स नहीं था जिसकी बात बॉस कर रहा था। क्या आपने गलत शख्स को चुन लिया? खाली दिमाग वाली सेल्स असिस्टेंट्स हैरानी में जम गईं। लेकिन हमने अभी, वे हिचकिचाते हुए रुक गईं। चार्ल्स को खुश करने के लिए उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी होने दिया और उसकी छेड़छाड़ को बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि उन्होंने उसके साथ डिनर पर जाने के लिए भी हामी भर दी थी। और अब ओमकार कह रहा था कि उन्होंने गलत शख्स को चुन लिया था। बात को छोटा करें और दुकान के प्रवेश द्वार पर इंतजार करें। चूंकि वो शख्स नहीं था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब असली मिस्टर मेहरा अभी तक नहीं आए। ओमकार ने अधीरता से हाथ हिलाया। ये मेरा आखिरी मौका है कि असली मिस्टर मेहरा की अच्छी सेवा करके अपनी गलती की भरपाई करूं। उसने खुद को उत्साहित करने के लिए जोर से सिर हिलाया। साथ ही उस इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले लड़के को बाहर निकालो। उसे यहाँ रहने ना दो और मिस्टर मेहरा को नाराज करने का जोखिम न उठाओ, ओमकार ने आदेश दिया। वो पहले से ही गुस्से में था और उसकी दुकान में सोफे पर आराम करते आर्यन को देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। ये बेशर्म मूर्ख कौन है जो हमारी दुकान से जाने से इनकार कर रहा है? पुलिस जल्द ही यहाँ होनी चाहिए, एक सेल्स असिस्टेंट ने टिप्पणी की, आर्यन को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए। वो अपने घमंड को कम करके इस ग्राहक की सेवा करने वाली नहीं थी। इस शख्स को देखो, उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर और फटे पुराने कपड़ों के साथ। साफ है कि ये गरीब है। इससे जरूर बहुत बदबू आती होगी। अचानक आर्यन का फोन बजा, जिसने चुप्पी को तोड़ा। उसने इसे बाहर निकाला तो एक पुराना फोन दिखा जो दशकों पहले लोकप्रिय था। ये सचमुच इतना मजबूत था कि इससे अखरोट तोड़े जा सकते थे। उसके फोन को देखते ही बेदाग कर्ज वाली सेल्स असिस्टेंट्स का तिरस्कार और बढ़ गया। हेलो, आर्यन ने कॉल को शांति से जवाब दिया। मिस्टर मेहरा, क्या आप मेरी दुकान पर पहुंच गए? केशव ने सावधानी से पूछा। हाँ, मैं पहुंच गया हूं, आर्यन ने शांत जवाब दिया। पहुंचने के बाद आपके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। क्या? केशव के पैर उसके जवाब से कांप गए। आर्यन उसकी कांपती आवाज को दूसरी ओर से सुन सकता था, जो पूछ रही थी, मिस्टर मेहरा, कल किसने आपके साथ ऐसा किया? मैं किसी को उसे पीटने और लूनी नदी में मछलियों को खिलाने के लिए कहता हूं। आर्यन मेहरा आसुरा है। अगर आसुरा अपना गुस्सा निकालेगा तो वो लाखों जिंदगियों को खत्म कर देगा। अगर मैंने उसे नाराज किया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। मेरे कर्मचारियों की तो बात ही छोड़ दो। जयपुर में सबसे प्रमुख मिश्रा परिवार को भी उसे नाराज करने के बाद जयपुर छोड़ना पड़ा था। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में शहर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। केशव अपनी जगह जानता था, क्योंकि वो न तो मिश्रा परिवार जितना प्रभावशाली था और न ही उतना ताकतवर।
इससे फर्क पड़ता है कि मेरे साथ किसने बदतमीजी की। आर्यन ने हंसी के साथ कहा। वे तुम्हारे कर्मचारी हैं केशव। वे तुम्हारे आदेश सुनते हैं। तुम्हारी दुकान ने मुझे अंदर आने से मना करने और सिक्योरिटी गार्ड को मुझे बाहर निकालने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज ठंडी लेकिन धमकी भरी थी। उसने निष्कर्ष निकाला, लगता है मैं तुम्हारी कार डीलरशिप में घुसने के लायक नहीं हूं केशव। कृपया मेरी सफाई सुने मिस्टर मेहरा, केशव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके पैर लगभग जवाब दे चुके थे। मुझे सचमुच खेद है। मेरी गलती है कि मैंने अपने कर्मचारियों को अच्छे से अनुशासित नहीं किया। कृपया नाराज न हो। मैं अभी वहां आता हूं और आपके सामने घुटनों पर माफी मांगता हूं। इसकी जरूरत नहीं, चूंकि मैं तुम्हारी दुकान में घुसने के लायक नहीं हूं। मैं यहां से कुछ नहीं खरीदूंगा। ये कहकर आर्यन ने बिना हिचकिचाहट के कॉल काट दी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ओमकार का फोन बजने लगा। रिंग 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 रिंग। तीखी रिंगटोन ने सबको चौंका दिया। ओमकार ने आर्यन को घूरना बंद किया और अपने फोन पर नजर डाली। स्क्रीन पर दिख रहे कॉलर आईडी को देखकर वो डर से अपना फोन लगभग गिरा देता। हेलो बॉस, उसने सावधानी से कॉल उठाया। मुझे बॉस मत कहो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, केशव ने कॉल कनेक्ट होते ही दहाड़ते हुए कहा। तूने मेरी दुकान से मिस्टर मेहरा को बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने मिस्टर मेहरा को बाहर निकाला। ओमकार उसके शब्दों से पीला पड़ गया। मैंने आज मिस्टर मेहरा को देखा भी नहीं। मैं उन्हें बाहर कैसे निकाल सकता हूं? बॉस, क्या मिस्टर मेहरा यहाँ है? ओमकार ने व्याकुलता से इधर उधर देखा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या वो वहां है। दुकान में एकमात्र शख्स वो था जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया था। बिल्कुल, केशव ने गुस्से से भौंकते हुए कहा। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं कि या तो मिस्टर मेहरा से माफी मांगो या अपने हाथ पैर काटकर लूनी नदी में कूद जाओ और अपनी गलती सुधारो। अगर मेरे पहुंचने से पहले मिस्टर मेहरा हमारी दुकान से चले गए तो मैं तुम्हारी जान खुद लूंगा। फिर उसने अचानक कॉल काट दी। जब ओमकार को एहसास हुआ कि केशव ने उस पर कॉल काट दी तो उसकी नजरें काली पड़ गईं। मिस्टर ओमकार, क्या हुआ? महिला सेल्स असिस्टेंट्स चिंता से उसके पास इकट्ठा हो गईं और पूछा। हट जाओ, मेरे रास्ते से दूर रहो। उसने उन्हें अधीरता से धक्का दिया और आर्यन के पीछे भागा। क्या तुम मुझे जाने से रोक रहे हो? आर्यन ने मांग की जब ओमकार उसके सामने हौंफते हुए आया। नहीं, मेरी बात सुने मिस्टर मेहरा। बिना किसी चेतावनी के ओमकार आर्यन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। ये दुकान में मौजूद सभी के लिए एक चौंकाने वाला नजारा था। क्या ओमकार, जो लैम्बोर्गिनी कार डीलरशिप का मैनेजर है, एक ऐसे शख्स के सामने घुटनों पर बैठ रहा है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया था? क्या उसने पहले सिक्योरिटी गार्ड को इस शख्स को बाहर निकालने के लिए नहीं कहा था? अब वो घुटनों पर क्यों है? कितना हैरान करने वाला। मिस्टर ओमकार, आप क्या कर रहे हैं? आकर्षक सेल्स असिस्टेंट्स उसके पास दौड़ी और व्याकुलता से पूछा। आप इसके सामने क्यों घुटनों पर हैं? हाँ मिस्टर ओमकार, आपने जरूर गलत शख्स को चुन लिया। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया है वो निश्चित रूप से मिस्टर मेहरा नहीं हो सकता। एक और ने चहकते हुए कहा। हाँ, ये गरीब है, मिस्टर मेहरा की तरह नहीं। लड़कियों ने होंठ फुलाए इसे मानने से इनकार करते हुए। उन्होंने इस काम में कई प्रभावशाली हस्तियों को देखा था। जिन बड़े लोगों की उन्होंने सेवा की उनमें से कोई भी आर्यन की तरह फटे पुराने कपड़ों में नहीं आया था और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर उनकी कार डीलरशिप में नहीं पहुंचा था। बस चुप रहो, ओमकार ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कितने मूर्ख हैं ये! क्या इन्हें नहीं दिख रहा कि मैं मुसीबत में हूं? अब ये आग में ईंधन क्यों डाल रही हैं? यहां तक कि उसके जैसे मूर्ख को भी एहसास हो गया था कि जिस शख्स को उसने पहले बाहर निकालने की कोशिश की थी वही मिस्टर मेहरा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। कम भक्त, मैंने बड़े शख्स को नाराज कर दिया।
आर्यन मेहरा ही एकमात्र शख्स है जिसे मैंने आज बाहर निकालने की कोशिश की। इसलिए वही मिस्टर मेहरा होगा जिसका मैं पूरे दिन इंतजार कर रहा था। मिस्टर मेहरा, कृपया मुझे मेरे अपमान के लिए माफ करें। ये सब मेरी गलती थी। ओमकार ने माफी मांगी और फिर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुरंत ही उसके गाल पर एक ताजा थप्पड़ का निशान उभर आया। हाँ, तुमने सचमुच मेरा अपमान किया है। तुम कुत्ते से भी बदतर हो, आर्यन ने ठंडे स्वर में घोषणा की, ओमकार को अपने घुटनों पर लगातार खुद को थप्पड़ मारते देख। अगर केशव ने तुम्हें पर्सनली कॉल न किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी दुकान से निकल पाता। तुमने पहले जो पुलिस बुलाई थी वो अब आने वाली है ना? जब वो जाने वाला था, ओमकार उसे घूर रहा था। साफ था कि ओमकार उसे आसानी से जाने नहीं देगा। मिस्टर मेहरा, मुझे मेरे जल्दबाजी के फैसले के लिए माफ करें। मैं पुलिस को कॉल करके कहता हूं कि ना आए। ये कहकर ओमकार ने जल्दी से अपना फोन उठाया। जैसे ही वो कॉल करने वाला था, आर्यन मेहरा ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। क्या अब अपने फैसले पर पछतावा करने में देर नहीं हो गई? उसकी नजरों में कार डीलरशिप के कर्मचारी बस चींटियों की एक कॉलोनी थे। वो उनके ऊपर अपना वक्त बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। यहां तक कि कार डीलरशिप का मालिक केशव भी उसके लिए महत्वहीन था। जब वे उसे बार बार उकसाते रहे तो उसने अब और रुकने से इनकार कर दिया। यहां तक कि सबसे अच्छा इंसान भी दीवार तक धकेले जाने पर जवाब देता है। मुझे सचमुच खेद है मिस्टर मेहरा, कृपया मुझे माफ करें, ओमकार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके पैर दबाव में कांप रहे थे। उसके शुरू में गोरे गाल लगातार थप्पड़ों से लाल और सूज गए थे। उसकी जबड़े सख्त हो गए और उसने माफी मांगने के लिए अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। मुझे खेद है मिस्टर मेहरा, उसने अपनी पश्चाताप को बार बार जाहिर किया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, उसकी कनपट्टियों में धमक रहा था क्योंकि वो अपना सिर पटकता रहा। जल्द ही खून उसकी माथे से टपकने लगा और जमीन पर गिरने लगा। सेक्सी सेल्स असिस्टेंट्स ने इस भयानक नजारे पर अपने होंठ खोल दिए। क्या ये सचमुच मिस्टर मेहरा है, वो बड़ा शख्स जिसकी बात बॉस कर रहा था? उन्होंने डर से अपने होंठ जल्दी से ढक लिए। ये यकीन करना मुश्किल था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आए शख्स ही वो बड़ा शख्स था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। मेरे रास्ते से हटो, आर्यन ने मांग की, उसे एक और नजर डालने से इनकार करते हुए। आसुरा एक कातिल मशीन था जिसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे लोगों को मारा था। कई लोग उसके सामने घुटनों पर गिड़गिड़ा चुके थे कि वो उन्हें माफ कर दे। अगर वो हर उस शख्स को माफ करने के लिए दयालु होता जो उसके सामने घुटनों पर बैठता, तो वो 2 साल में 4 आसुरा गार्ड्स के साथ भारत और 8 क्षेत्रों को नहीं जीत पाता। किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, घुटनों पर बैठो और मिस्टर मेहरा से माफी मांगो, ओमकार ने उन लड़कियों पर गुस्से से भौंकते हुए कहा जो भ्रम में अपनी जगह पर जमी हुई थीं। अगर आर्यन हमारी कार डीलरशिप से बाहर निकल गया तो केशव मुझे लूनी नदी में मछलियों को खिलाने के लिए जरूर डालेगा। दर्जन भर सेल्स असिस्टेंट्स तुरंत होश में आईं और आर्यन के सामने घुटनों पर बैठ गईं। मिस्टर मेहरा, कृपया हमें आपको कम आंकने के लिए माफ करें। हमें आपकी पहचान का कोई अंदाजा नहीं था, कृपया हमें बख्श दें, लड़कियों ने गिड़गिड़ाए। वे अपनी सामान्य वर्दी में थीं, सफेद शर्ट और काली मिनीस्कर्ट। भले ही वे घुटनों पर थीं, उनके सुडौल शरीर नंगी आंखों से साफ दिख रहे थे। कोई भी पुरुष इस कामुक नजारे पर उनकी मांगों के आगे झुकने की इच्छा महसूस करेगा। लेकिन अफसोस, आर्यन ने उन्हें एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। उस वक्त कई सोशलाइट्स उसके सामने घुटनों पर बैठी थीं, उससे एक रात उनके साथ बिताने की भीख मांगते हुए। उसे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इन सस्ते कपड़ों वाली घमंडी लड़कियों की तो बात ही छोड़ दें। मेरे रास्ते से हटो, आर्यन की भौहों पर बल पड़ गए। जब उसका सब्र जवाब देने की कगार पर था, दुकान के बाहर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई।
अगले ही पल एक शख्स कार डीलरशिप में दौड़ता हुआ आया और आर्यन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। वो शख्स जो अंदर दौड़ा और तुरंत आर्यन के सामने घुटनों पर बैठ गया, वो केशव था। ओमकार और महिला सेल्स असिस्टेंट्स हैरानी से सुन्न हो गए। बॉस, उन्होंने केशव की जमीन पर पड़ी आकृति को देखकर हकलाते हुए कहा। केशव जयपुर का सबसे क्रूर शख्स है। ये पहली बार है जब मैंने उसे किसी के सामने घुटनों पर बैठते देखा है, बजाय इसके कि लोग उसके सामने घुटने टेकें। चुप रहो, कमबख्त। केशव ने ओमकार को इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसका दांत उसके मुंह से उड़ गया। निकम्मा कचरा, तुम मिस्टर मेहरा को कैसे नहीं पहचान सके? तुमने उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे वॉचडॉग से भी बदतर हो। ओमकार ने अपने होंठ ढक लिए ताकि खून उसके मुंह से बाहर न बहे। मिस्टर मेहरा, कृपया मुझे अपने अधीनस्थों को अच्छे से न सिखाने के लिए माफ करें। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। केशव अपने घुटनों पर बैठा, सिर झुकाए हुए। उसे पता था कि आसुरा के गुस्से के आगे लाखों लोग मर जाएंगे। हालांकि केशव जयपुर में प्रभावशाली था, लेकिन आर्यन के एक इशारे पर उसकी जान ले ली जा सकती थी। हाँ, अपने अधीनस्थों को अनुशासित करने में नाकाम रहने की गलती तुम्हारी है। तुम बेकार हो, आर्यन ने तंज कसते हुए कहा। उसके शब्दों पर केशव का चेहरा रंगहीन हो गया और वो डर से कांपने लगा। आर्यन ने शांति से जारी रखा, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो वे मुझे या तो बाहर निकाल देते या पुलिस के हवाले कर देते ना। तुम में बहुत हिम्मत है केशव। मुझे इसके लिए सचमुच खेद है मिस्टर मेहरा। केशव डर से बीमार होकर बुदबुदाया। भले ही उसकी जान खतरे में थी, उसने आर्यन के शब्दों को नकारने की हिम्मत नहीं की। आर्यन के प्रति उसका डर उसके दिल की गहराइयों से आता था। मुझे मिश्रा परिवार को तुम्हारे हाथों में छोड़ने का अफसोस है, आर्यन ने केशव को ठंडी नजर से देखते हुए कहा। तुमने मिश्रा परिवार को अपने कब्जे में लिए अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन तुम में मुझे बाहर निकालने की हिम्मत आ गई। अगर तुम मिश्रा परिवार पर पूरी तरह काबू पा लोगे तो क्या तुम मुझे जयपुर से बाहर निकाल दोगे? बिल्कुल नहीं, मिस्टर मेहरा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, केशव ने कांपती आवाज में जवाब दिया। उसके होंठ रंगहीन हो गए थे और वो डर से कांप रहा था। बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं कि इनसे निपट लो। जब खत्म कर लो तो मेरे पास आओ, आर्यन ने ठंडे स्वर में घोषणा की। फिर वो सोफे की ओर बढ़ा और बैठ गया। तुरंत ही केशव का डरा हुआ चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी और उसने घोषणा की, इसे बाहर खींचो, इसके हाथ पैर तोड़ दो और लूनी नदी में मछलियों को खिलाओ। हाँ, मिस्टर केशव। उस आदेश के बाद 5 काले कपड़ों वाले लोग बिना हिचकिचाहट के दुकान में घुसे। उन्होंने ओमकार को ऐसे बाहर खींचा जैसे वो सुअर हो जो कत्ल खाने जा रहा हो। नहीं, मिस्टर केशव, मुझे मत मारो। ओमकार लगभग बेहोश हो गया जब काले कपड़ों वालों ने उसे पकड़ा। वो डर से चीखा, मैं गलत था। मुझे अपनी गलती पता है। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मिस्टर केशव। वो इतना जोर से रोया कि उसकी नाक से खून टपकने लगा। लेकिन अफसोस, केशव ने उसकी ओर नजर भी नहीं डाली और बस बेकार में हाथ हिलाया। काले कपड़ों वालों ने उसे बिना रहम के बाहर खींच लिया। थोड़ी देर बाद एक कानफोड़ू चीख हवा में गूंजी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी लड़कियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। जब उनके पैरों ने उनके नीचे जवाब दे दिया तो उन्होंने गिड़गिड़ाए, कृपया हमें मत मारें, मिस्टर केशव। उनकी आंखों में एक चमक थी क्योंकि वे परेशानी में कांप रही थीं। क्या तुमने पहले मिस्टर मेहरा से बदतमीजी से बात की थी? केशव की नजर ठंडी हो गई। कामुक सेल्स असिस्टेंट्स तुरंत डर से जमीन पर गिर पड़ी। मिस्टर केशव, हम नहीं थे। वो थी जिसने मिस्टर मेहरा से बदतमीजी से बात की, एक सेल्स असिस्टेंट ने दूसरी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। दोस्ती की तो बात ही छोड़ो, मुझे जिंदा रहना है। तू, आरोपी सेल्स असिस्टेंट का चेहरा लटक गया। वो तुरंत केशव के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी।
मुझ पर रहम करें मिस्टर केशव, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। इसे बाहर खींचो। केशव ने चिढ़कर हाथ हिलाया। काले कपड़ों वाले लोग हरकत में आए और उसे आदेशानुसार बाहर खींच लिया। क्या तुम में से किसी ने मिस्टर मेहरा से बदतमीजी से बात की? केशव की ठंडी नजर बाकी लड़कियों पर तेजी से घूमी। बची हुई सेल्स असिस्टेंट्स ने घबराहट में अपने सिर झुका लिए। उनके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। हालांकि उन्होंने आर्यन का मौखिक रूप से मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में तिरस्कार छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है, केशव ने ठंडी आवाज में घोषणा की। हाँ, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक जगी जब उन्हें पता चला कि उन्हें बख्श दिया गया है। तो अभी तक घुटनों पर क्यों हो? उठो और मिस्टर मेहरा की सेवा करो। केशव ने उन्हें घूरा। बिना देर किए वे अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी आंसुओं को पोंछ लिया। जबरदस्ती मीठी मुस्कान बनाते हुए वे आर्यन की ओर बढ़ी। मिस्टर मेहरा, आप थक गए होंगे। क्या आपको एक आरामदायक मसाज चाहिए? मैं आपके कंधों को दबा सकती हूँ। मिस्टर मेहरा, क्या आपको कुछ पीना चाहिए? मैं आपकी सेवा में हूँ। पलक झपकते ही जो सेल्स असिस्टेंट्स कुछ पल पहले आर्यन को बाहर निकालने के लिए बेताब थीं, उन्होंने अपना रवैया अचानक बदल लिया और खुद को उस पर थोपकर उसकी चापलूसी करने की कोशिश की। आर्यन की भौहें उनकी हरकतों पर सहज रूप से सिकुड़ गईं। महिलाएं हमेशा आसुरा के पास झुंड में आती थीं, बेशर्मी से खुद को उस पर थोपती थीं। अगर वो चाहता तो महिलाएं जयपुर से जैसालमेर तक कतार में लग जाती सिर्फ उसका पक्ष लेने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहो। आर्यन ने चिढ़कर हाथ हिलाया। लड़कियां डर से पीछे हटी और चुप हो गईं। उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद केशव सावधानी से उसके पास गया और विनम्रता से झुककर बोला, मिस्टर मेहरा, क्या आपको ये पसंद नहीं आई? अगर ये आपके मन के नहीं है तो क्या मैं कुछ और सुंदर लड़कियों को आपकी सेवा के लिए लाऊं? कोई जरूरत नहीं, आर्यन ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा, चालबाजी करना बंद करो। मैं तुम्हारी दुकान में कार खरीदने आया था, बीवी चुनने नहीं। समझ गया मिस्टर मेहरा, केशव ने तुरंत कहा। उसके बाद केशव ने एक शब्द भी नहीं कहा और आर्यन यहां अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी नज़र शोरूम में एक चटक लाल लैम्बोर्गिनी पर पड़ी और उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? मिस्टर मेहरा, जो कार आपको पसंद आए उसे चुन लें। मैं इसे जल्द से जल्द आपके पते पर पहुंचा दूंगा। केशव ने उत्साह से ऑफर किया। उसने आर्यन से उसकी पसंद के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। जरूरत नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदने का खर्च उठा सकता हूँ। मिस्टर मेहरा, मेरा वो मतलब नहीं था। केशव का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। इसकी कीमत कितनी है? आर्यन ने ठंडी आवाज में पूछा। 18 मिलियन 8,80,000। ये एक वैश्विक सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कार है और पूरे देश में सिर्फ 3 कारें हैं। ये जैसालमेर की एकमात्र कार है, केशव ने खुलासा किया। बुरा नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला। इसे केशव को सौंपते हुए उसने तथ्यात्मक रूप से कहा, इसे मेरे कार्ड पर चार्ज करो, कल तुमने जो बंगले पर खर्च किया वो भी शामिल कर लो। समझ गया मिस्टर मेहरा, केशव ने जल्दी से जवाब दिया। कार्ड लेने के बाद केशव ने तुरंत इसे सिटी बैंक द्वारा जारी एक वैश्विक सीमित संस्करण काले कार्ड के रूप में पहचाना। अफवाह थी कि बैंक ने दुनिया भर में सिर्फ दर्जन भर कार्ड जारी किए थे। भारत में चुनिंदा कुछ लोग ही इस काले कार्ड के मालिक थे। ये पहली बार था जब केशव ने इसे असल में देखा था, बेशक एक बार अखबार में देखने को छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब केशव ने पीओएस टर्मिनल पर 200 मिलियन से ज्यादा की खरीदारी रजिस्टर की तो उसके पीछे खड़ी सेल्स असिस्टेंट्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। 200 मिलियन! क्या उस शख्स ने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया था अपने काले कार्ड से 200 मिलियन का भुगतान कर दिया?
मिस्टर केशव, क्या ये युवक किसी अमीर परिवार से है? ये सचमुच बहुत सादगी से रहता है। एक सेल्स असिस्टेंट ने चापलूसी करने की कोशिश में टिप्पणी की। उसने आर्यन के लिए एक उपयुक्त विशेषण खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ सादगी शब्द आया। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक राजकुमार की सेवा कर रहे हों जो आम आदमी का जीवन अनुभव करना चाहता हो। सवाल मत पूछो, सच जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। केशव ने उसे ठंडी नजर से घूरा। तुम्हें बस इतना जानना है कि उसने जयपुर की 4 प्रमुख परिवारों में से सबसे प्रतिष्ठित मिश्रा परिवार को शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया था। क्या उसने मिश्रा परिवार को जयपुर से बाहर निकाल दिया? कम कपड़ों वाली सेल्स असिस्टेंट्स के चेहरे साफ तौर पर सफेद पड़ गए। वे खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाते हुए पछतावे से भर गईं। वो कितना प्रभावशाली है कि अकेले दम पर मिश्रा परिवार को जयपुर से बाहर निकाल दिया। मिस्टर मेहरा, ये आपका कार्ड। कुछ मिनट बाद केशव ने कार्ड आर्यन को लौटा दिया। उसकी उंगलियों के एक इशारे पर एक काले कपड़ों वाला शख्स आगे बढ़ा और घर के दस्तावेज के साथ साथ चाबियों का गुच्छा पेश किया। मिस्टर मेहरा, ये ईगनिक हाइट्स में नंबर 1 विला की चाबियां हैं। मैंने दस्तावेज आपकी पत्नी कियारा मल्होत्रा के नाम कर दिए हैं। आप कब अंदर शिफ्ट होंगे? केशव ने दस्तावेज और चाबियां आर्यन को सौंपने के बाद विनम्रता से पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, आर्यन ने सिर हिलाया। ये इस बात पर निर्भर करता था कि कियारा उसके साथ वहां शिफ्ट होना चाहती है या नहीं। वो अकेले उस बंगले में नहीं जाना चाहता था। मैं हर दिन किसी को वहां साफ सफाई के लिए भेजूंगा। जब आप शिफ्ट करने के लिए तैयार हो तो मुझे बता दें, केशव ने सिर झुकाकर कहा। मिस्टर मेहरा, क्या मैं किसी को आपकी कार आपके घर तक पहुंचाने के लिए कहूं? नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। मैं इसे खुद ड्राइव करके ले जाऊंगा। हालांकि मुझे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को ब्रोकेड पार्क तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद चाहिए, उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा। कोई समस्या नहीं, मिस्टर मेहरा, केशव ने वादा किया। उसने एक सेल्स असिस्टेंट की ओर इशारा किया और आदेश दिया, एक स्पोर्ट्स कार लाओ और मिस्टर मेहरा की इलेक्ट्रिक स्कूटर को ब्रोकेड पार्क तक पहुंचाओ। हाँ, बॉस, लड़की ने तुरंत एक छोटा सिर हिलाकर जवाब दिया। वो चल पड़ी, उसकी हाई हील्स फर्श पर जोर से खटखटाती हुई। जल्द ही चटक लाल लैम्बोर्गिनी कार डीलरशिप के प्रवेश द्वार पर रुक गई। केशव ने आगे बढ़कर पूछा, मिस्टर मेहरा, क्या आपको ड्राइवर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आर्यन ने जवाब दिया और लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोल दिया। अपने अभियान के दिनों में सभी लड़ाकू विमान, सशस्त्र हेलीकॉप्टर और युद्धपोत उसके इस्तेमाल के लिए थे। कई बार उसे उन्हें खुद चलाना पड़ता था। एक जोरदार गर्जन हवा में गूंजी जब इंजन शुरू हुआ। लैम्बोर्गिनी जल्द ही तेजी से निकल गई, अपने पीछे सिर्फ निकास गैस का निशान छोड़ते हुए। ये सशस्त्र हेलीकॉप्टर की तुलना में चलाने में बेहतर है, आर्यन ने घर वापस जाते वक्त टिप्पणी की। उसे चटक लाल लैम्बोर्गिनी के कंट्रोल बटनों को पूरी तरह समझने में कुछ ही मिनट लगे। स्पोर्ट्स कार ने अनगिनत राहगीरों का ध्यान खींचा। आर्यन ने उन्हें एक नज़र डाले बिना तेजी से आगे बढ़ा। कियारा के ऑफिस से छूटने का वक्त समझने के बाद उसने कार को उसके ऑफिस के पास सड़क किनारे रोका और बाकी वक्त गुजारने के लिए एक सिगरेट जलाई। देखो, क्या ये लैम्बोर्गिनी का नवीनतम मॉडल नहीं है? एक राहगीर ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। उसकी दोस्त ने जवाब दिया, हाँ सचमुच। मैंने सुना है कि पूरे भारत में इनकी सिर्फ 3 है। जैसलमेर में सिर्फ 1 है। ये एक वैश्विक सीमित संस्करण मॉडल भी है। वैश्विक सीमित संस्करण मॉडल? तो ये बहुत महंगा होगा ना? मुझे लगता है कि सबसे सस्ता 15 मिलियन का होगा। पूरी सुविधाओं वाला मॉडल 18 मिलियन 8,80,000 का पड़ता है। क्या 18 मिलियन 8,80,000? ये तो सचमुच बहुत महंगा है। चटक लाल लैम्बोर्गिनी को देखकर कई लड़कियां उत्साह से चहकने लगीं। अनुभवहीन समूह के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार देखी थी। वे 18 मिलियन 8,80,000 की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं।
ये ऐसा था जैसे एक बंगला चल रहा हो जो कहीं भी जा सकता हो। सावधान रहो, इसे मत छूना। अगर हमने खरोंच लगा दी तो हम मरम्मत का खर्च नहीं उठा सकते। एक लड़की कार को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी जब उसकी दोस्तों ने उसे जल्दी से रोका। मैंने सुना है कि इसकी पेंट की कीमत ही 1 मिलियन से ज्यादा है। इसे छूने की हिम्मत मत करना। क्या, ये तो हद है। लड़की ने हैरानी से टिप्पणी की और कार से दूर हट गई। आर्यन उनकी बातों पर हंसा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम चाहो तो कार को छू सकती हो। क्या ये आपकी कार है? लड़की ने सावधानी से आर्यन को देखते हुए पूछा। उसकी नाक शाही थी और उसके कोनीय गाल की हड्डियां एक मजबूत जबड़े की ओर नीचे की ओर ढल रही थीं। उसका मर्दाना, बलिष्ठ शरीर देखकर लड़की शर्मिंदगी से लाल हो गई। हाँ, ये मेरी है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ फोटो ले सकती हो, आर्यन ने गर्मजोशी से कहा। चूंकि वे मासूम थीं, वो अपने सामान्य चिढ़े हुए स्वभाव में नहीं था। उसकी आवाज आदेश देते वक्त भोंपू की तरह जोरदार हो सकती थी, लेकिन अब ये मधुर थी, खासकर जब वो इन युवा लड़कियों से बात कर रहा था। ना नहीं, धन्यवाद, लड़की ने शर्माते हुए जवाब दिया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि वो शर्मीली थी, उसकी दोस्तों में वो भावना नहीं थी। उसके पास खड़ी एक लड़की ने तुरंत अपने होंठ खोलकर आर्यन का अभिवादन करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, आर्यन ने कियारा को अपनी कंपनी से बाहर आते देखा। उसने तुरंत अपनी सिगरेट फेंकी और उसकी ओर बढ़ा। डार्लिंग, उसने पुकारा। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें मुझे लेने न आने के लिए नहीं कहा था? कियारा का चेहरा उसे देखते ही लटक गया। सुबह की घटना की वजह से उसकी सहकर्मी ने पूरे दिन उसका मजाक उड़ाया था। डार्लिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आर्यन ने उसके नाराज चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मैंने सुबह तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं सचमुच तुम्हारे लिए एक कार खरीदने की योजना बना रहा था। उसके शब्द पूरे होने से पहले एक तंज भरी आवाज गूंजी। अरे, क्या ये वही गरीब बॉयफ्रेंड नहीं है जिसने कहा था कि मेरी BMW 3 सीरीज सेडान घटिया है? क्या तुम यहाँ कियारा को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घर वापस ले जाने आए हो? आर्यन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो उसकी आवाज से ही शख्स को पहचान गया। जैसा कि उम्मीद थी, एक युवती अपनी हाई हील्स पर अकड़ते हुए बाहर निकली और आर्यन को तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ है? क्या तुमने उसे खो दिया? उसने पूछा। ये तुम्हारा काम नहीं है। आर्यन का उससे यूं बात करने का मूड नहीं था। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? युवती ने भौहें चढ़ाकर मांग की। कियारा, क्या तुम अपने इस गरीब बॉयफ्रेंड को नहीं समझाओगी? देखो वो कितना बदतमीज है। तुम क्या चाहती हो? कियारा ने पूरे दिन उसकी बेइज्जती सहने के बाद आखिरकार आपा खो दिया। क्या मतलब? युवती ने अच्छे से अभ्यास की हुई नाराजगी दिखाए। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ कियारा। तुम्हें एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसना चाहिए। क्या तुम्हें पहले एक कंगाल हारा हुआ से शादी करके काफी दुख नहीं झेला? अब जब वो गायब है, तुमने फिर से एक कंगाल हारा हुआ पकड़ लिया। ये और कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने बारे में डींगे हाँकने के। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इनके लिए क्यों फंसी। साफ था कि युवती को कियारा के सामने अपनी श्रेष्ठता का एहसास था, क्योंकि उसके पास BMW 3 सीरीज सेडान थी। दूसरी ओर कियारा को एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घर जाना पड़ता था। मैं दोनों तरह के पुरुष चुनती हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है, कियारा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है, तो कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर कियारा ने अपना सिर घुमाया और वहां से चली गई। कियारा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसकी सहकर्मी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। मैं बस उस कंगाल हारे हुए पर टिप्पणी कर रही थी। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? उसने अभी 2 मिलियन के आसपास की नवीनतम लैम्बोर्गिनी खरीदी है। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान खेल रही थी। तो क्या अगर कियारा मुझसे ज्यादा सुंदर है?
उसे एक बेवकूफ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवारी करनी पड़ती है। कोई जरूरत नहीं। कियारा ने उसके ऑफर को बिना हिचकिचाहट के ठुकरा दिया। मैं दूसरी दिशा में जा रही हूँ। कियारा, सहकर्मी कुछ कहने वाली थी जब उसकी नज़र एक चटक लाल लैम्बोर्गिनी के आसपास भीड़ पर पड़ी। कार की चिकनी रेखाएं तुरंत उसका ध्यान खींच ले गईं। ये वो कार होनी चाहिए जो मेरे बॉयफ्रेंड ने आज दोपहर खरीदी, युवती ने उत्साह से कहा, ये मानते हुए कि लाल लैम्बोर्गिनी उसके बॉयफ्रेंड की है। देखो कियारा, क्या ये शानदार नहीं है? हाँ है, कियारा ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। इसकी कीमत 2 मिलियन से ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शानदार है, उसकी सहकर्मी ने घमंड से घोषणा की। कियारा का हाथ पकड़ते हुए उसने न्योता दिया, चलो कियारा, मेरे बॉयफ्रेंड की नई कार देखने चलते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने कभी इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार में सवारी नहीं की होगी। क्या तुम बाद में इसे आजमाना चाहोगी? आर्यन ने सिर हिलाया और हंसा, क्योंकि उसने अपनी श्रेष्ठता का एहसास छिपाने की कोशिश भी नहीं की। कोई जरूरत नहीं। कियारा ने उसके ऑफर को ठुकराया और जाने के लिए मुड़ी। अचानक आर्यन ने उसका रास्ता रोका और कहा, हाँ डार्लिंग, वो सही कह रही है। चलो इसे आजमाते हैं। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए एक खरीद दूंगा। वो उसके लिए एक खरीद देगा। युवती को उसके शब्दों पर उल्टी करने की इच्छा हुई। उस कार की कीमत 2 मिलियन से ज्यादा है। क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते हो? उसने तिरस्कार भरी आवाज में तंज कसा। आर्यन, कियारा की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। तुम क्या कर रहे हो? क्या ये पहले से काफी शर्मिंदगी नहीं थी? पूरे दिन ऑफिस में मजाक उड़ाए जाने के बाद वो बस घर जाना चाहती थी। आर्यन ने उसकी सलाह से सहमति क्यों जताए? ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा। क्या होगा अगर तुम्हें ये पसंद आ जाए? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और लाल लैम्बोर्गिनी की ओर बढ़ा। युवती ने उसकी पीठ को देखा और हंसी। उसने कियारा का हाथ पकड़ा और उसके पीछे अकड़ते हुए चली। वो सही कह रहा है। भले ही तुम इसे अफोर्ड न कर सको, कम से कम एक महंगी कार की सीट्स तो आजमा लो। उसने तुरंत भीड़ को हटाया। हट जाओ, कार से दूर रहो। अगर तुमने खरोंच लगा दी तो क्या तुम मुआवजा दे पाओगे? अरे तुम, हाँ तुम ही। कार से हाथ हटाओ, इसे मत छुओ। जब वो कार तक पहुंची तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसकी मालकिन हो और सभी दर्शकों को भगा दिया। भीड़ के छटने के बाद उसने दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो वो हिला भी नहीं। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसने आसपास देखते हुए पूछा। क्या वो मुझे सरप्राइज देने के लिए कहीं छिप गया है? लेकिन अफसोस, उसका बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आया। ठीक है, जिन दर्शकों को उसने पहले भगाने के लिए कहा था वे अब ताने मारने लगे। क्या तुम नाटक कर रही हो? ये कार तुम्हारी नहीं है ना? हाँ, इसे देखो। क्या ये ऐसी दिखती है जो इस कार को खरीद सकती हो? इसने हमें भगाने की हिम्मत कैसे की? इसे ही यहाँ से जाना चाहिए। इसे अपना नाटक जारी रखने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कार में कैसे घुसेगी। भीड़ के व्यंग्यात्मक कमेंट्स से उस महिला का चेहरा लटक गया। उसने तुरंत अपने हाथ कमर पर रखे और ऐलान किया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं इस कार को नहीं खरीद सकती। तुम्हें पता भी है ये कितने की है? 2 मिलियन से ज्यादा। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? तुम तो बस गरीब निकम्मे हो जो कुछ नहीं जानते। उसके ऐसा कहते ही एक स्पोर्ट्स कार की तेज गर्जना उनकी ओर बढ़ी। जल्द ही एक हरी लैम्बोर्गिनी उनके पास रुक गई। दरवाजा खुला और एक मोटे पेट और गंजे सिर वाला 40 साल का आदमी बाहर निकला। डार्लिंग, वो युवती उसके गले में कूद पड़ी और उसकी मोटी कमर को गले लगाया। डार्लिंग, तुमने 2 लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? उसने नखरे भरे लहजे में पूछा। 2 कारें? उस मर्द ने कंफ्यूज होकर दोहराया। क्या मतलब? मैंने तो सिर्फ एक खरीदी है। उस महिला का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने लाल लैम्बोर्गिनी की ओर इशारा किया और पूछा, डार्लिंग, तुमने ये लैम्बोर्गिनी नहीं खरीदी?
बिल्कुल नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया और लाल लैम्बोर्गिनी की ओर देखा। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या ये वो वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार है? वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार, महिला ने कांपती आवाज में दोहराया। ये बहुत महंगी होगी ना? महंगी, उस मर्द ने हंसते हुए कहा। भले ही तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हो, ये हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 है और भारत में सिर्फ 3। जयपुर में तो बस एक ही बिक्री के लिए है। इस कार की कीमत 18,08,80,000 है। सारी स्पेक्स, फीस और टैक्स मिलाकर मालिक को 25 मिलियन से ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। सिर्फ व्हीकल परचेज टैक्स ही 2 मिलियन का है। क्या सिर्फ व्हीकल परचेज टैक्स ही 2 मिलियन का है? ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि 2 मिलियन में तो किसी हाई एंड रेसिडेंशियल इलाके में घर खरीदा जा सकता था। इस कार के टैक्स से एक घर खरीदा जा सकता है। ये चौंकाने वाला था। उस युवती का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने सोचा था कि ये कार उसके बॉयफ्रेंड की है, लेकिन पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड की कार इस लिमिटेड एडिशन मॉडल के टैक्स से भी सस्ती थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। डार्लिंग, तुमने जो लैम्बोर्गिनी खरीदी, वो कहाँ है? मुझे दिखाओ। भीड़ की तिरछी नजरों के बीच उसने उस मर्द को अपनी नई लैम्बोर्गिनी की ओर खींचा। लगभग 2 मिलियन, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। दरअसल उसने कार खरीदने से पहले उसे इसकी कीमत बता दी थी। अरे, ये तो बहुत महंगी है, महिला ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा। अचानक उसने खुद को उस मर्द पर फेंका और शर्माते हुए बोली, डार्लिंग, गिफ्ट के लिए थैंक्स। गिफ्ट? उस मर्द के चेहरे पर नफरत झलकी। मैं 2 मिलियन की कार तुम्हें क्यों गिफ्ट करूंगा? ये महिला वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हालांकि वे हाल ही में साथ आए थे। उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि साफ था कि वो उससे पहले कई मर्दों के साथ सो चुकी थी। उसके झूठ को उजागर करने के बजाय उसने साथ दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई, डार्लिंग। 2 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आर्यन मेहरा ने उनकी नौटंकी पर हंसी छोड़ दी। उसने उनकी सस्ती एक्टिंग को भांप लिया था। गरीब मूर्ख, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो, तब भी इस स्पोर्ट्स कार को नहीं खरीद सकते। महिला ने तीखे लहजे में कहा। अगर तुम मेरे पैरों में गिर पड़ो तो शायद मैं तुम्हें इसकी लेदर सीट्स ट्राई करने दूं। डार्लिंग, ये कौन है? उस मर्द ने पूछा। उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। एक गरीब आदमी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है, महिला ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया। इसने कहा कि मेरी BMW 3 सीरीज, जो 3 लाख की है, एक घटिया कार है। इसे देखो, कितना फटा हुआ लगता है। मुझे शर्त है कि इसने कभी 3 लाख की BMW को छुआ भी नहीं होगा। ये वही गरीब बेवकूफ है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। उस मर्द की आंखों में तिरस्कार उभरा। हाँ, बिल्कुल, इसके पास नौकरी भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कियारा मल्होत्रा इसमें क्या देखती है, महिला ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। चलो कियारा, मेरे डार्लिंग की नई कार में बैठो। ये तुम्हारा पहला मौका होगा किसी शानदार कार में बैठने का, ना? ओह, ये कियारा है। उस मर्द ने कियारा की ओर देखा। तुरंत उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। अपनी सहकर्मी की तुलना में कियारा कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी पतली काया, फोटोजेनिक चेहरा और नर्म स्वभाव बेदाग थे। अंदर आओ, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। सीट्स लेदर की हैं और हाथ से सिली हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर से कहीं बेहतर है। नहीं थैंक्स, कियारा ने सिर हिलाया। मुझे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद है। भले ही ये सस्ता हो, कम से कम मेरा अपना है। ऐसा कहकर उसने पीछे मुड़कर ऑर्डर दिया, आर्यन, चलो। डार्लिंग, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें पसंद है या नहीं। जाने की बजाय आर्यन ने उसे लाल लैम्बोर्गिनी की ओर खींचा। डार्लिंग, तुम्हें ये कार पसंद है। तुम क्या करना चाहते हो? कियारा ने गुस्से से कहा। उसका धैर्य खत्म हो गया। उसने शुरू में अपनी सहकर्मी से बचने का बहाना ढूंढा था,
जो उन्हें बार बार ताने मार रही थी, लेकिन आर्यन ने उन्हें यहां लाकर उस सहकर्मी को और मौका दे दिया। वो क्या चाहता है? क्या ये शर्मिंदगी काफी नहीं है? कार देखने के लिए? बिल्कुल, आर्यन ने हल्के से जवाब दिया। मैंने वादा नहीं किया था कि अगर तुम्हें पसंद आएगी तो इसे गिफ्ट कर दूंगा। कियारा कुछ कह पाती, उससे पहले उसकी सहकर्मी हंसते हुए फट पड़ी। क्या मैंने सही सुना? तुम कियारा को वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हो? हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या दिक्कत है? आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? तुम तो कंगाल हो। मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो तब भी इसका एक टायर खरीद सको, महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा। हाँ, ये तो नामुमकिन है कि ये 18,08,80,000 की कार खरीद सके, उसने मन ही मन सोचा। ये तुम्हारा काम नहीं है, आर्यन ने उसकी लगातार उकसाहट से तंग आकर जवाब दिया। जवान, अपनी जुबान संभालो, उस मर्द ने घोषणा की और आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हरकत देखकर आर्यन की नजर ठंडी पड़ गई। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? उसने चुनौती दी। उसकी एक नजर ही उस मर्द को रोकने के लिए काफी थी। उसकी नजर बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे उसकी मौत की सजा सुनाई जा चुकी हो। उन तंग करने वालों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन ने कियारा का हाथ पकड़ा। डार्लिंग, इनकी परवाह मत करो। चलो उस कार को देखते हैं। लेकिन कियारा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। आर्यन मेहरा, बस करो। तुम कब तक नाटक करते रहोगे? उसने गुस्से से मांग की। डार्लिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हें कार दिखाना चाहता हूं, आर्यन ने परेशान होकर जवाब दिया। देखने को कुछ नहीं है। भले ही ये सुंदर हो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हम इसे खरीद नहीं सकते, कियारा ने तीखेपन से कहा। उसने उससे तंग आकर कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये बेरोजगार और गरीब हारा हुआ आदमी अमीर होने का नाटक कर रहा है। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आर्यन ने बेबसी से जवाब दिया। मैं इसे सरप्राइज करना चाहता था।